हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वाइस। तो यहाँ पे फाइनली आ गया है आप लोगों की डिमांड पे एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड एआरसी की थर्ड रिपोर्ट जो कि है क्राइसिस मैनेजमेंट। तो शुरू करने से पहले चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो मैंने सोचा इधर उधर की रिपोर्ट्स क्या ही पहले पढ़ाऊँ, पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाली पढ़ा देते हैं, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट, ताकि भाई रिवाइज जो है मेन चीज़ें होती रहें। और इस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी देख रहे हैं कोविड-19 का इतना प्रकोप आ गया है हमारे पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके बाद। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानेंगे सारी चीज़ें एक एक करके। सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर किया है। तो आइए देखते हैं जितना अच्छा कर सकते हैं। आप अपने व्यूज़ प्लीज़ बाद में बताइएगा ज़रूर। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि ये वीडियो हो सकता है बहुत लंबी हो जाए, करीब 35 स्लाइड्स हैं, तो मेरी कोशिश है कि एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूं, क्या 10 पार्ट बनाऊं, फिर बच्चे एक पार्ट देख पाते हैं, दूसरा पार्ट छूट जाता है। तो अगर लंबी हो जाती है तो प्लीज़ कोऑपरेट, पूरी देख लीजिएगा, है ना, एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर बहुत लंबी होगी तो फिर रोक देंगे बीच में, क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट ये प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा, जिसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, कोई भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड अगर इवेंट हो जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई अचानक से कोई आपदा आ सकती है ना, तो उससे डील करती है। जिससे, जिस आपदा से, जिस घटना से, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट से जिससे ऑर्गेनाइजेशन को या उसके स्टेक होल्डर्स को हार्म पहुंच रहा हो, तो उससे कैसे डील करा जाता है, ये हम क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो स्टडी है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ओरिजिनेट हुई है ये इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल डिजास्टर 1980s में जो हुए थे, वहाँ से कुछ शुरुआत हुई ये क्राइसिस मैनेजमेंट की स्टडी की। और ये माना जाता है कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस भी है ये पब्लिक रिलेशंस में। भाई जानते हैं अगर क्राइसिस आई और क्राइसिस को सही से नहीं डील करा गया तो जनता के साथ में, जनता जनार्दन का क्या होगा। हाँ, तो पब्लिक रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करें सेकंड एआरसी की, ये आपका क्राइसिस मैनेजमेंट को लेके पर्टिकुलर है कुछ इस तरह से कि ये सजेस्ट करती है कि किस तरह से आप इमरजेंसी के टाइम पे रिस्पॉन्स कर सकते हो, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात जो है सजेस्ट करती है अच्छी तरीके से कि इमरजेंसी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिस्पॉन्स करे, कि बेस्ट टू बेस्ट कैसे एफर्ट्स ले। और दूसरी बात ये कहती है कि किस तरह से आप, है ना, तरीके बताती है, वेज बताती है कि किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो अपनी मशीनरी की इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी कैसे अच्छे से बढ़ा सकते हो ताकि क्राइसिस की सिचुएशन में, है ना, और क्या कहते हैं, ये सबसे बेस्ट परफॉर्म करे। और साथ ही साथ क्राइसिस के लिए जो प्रिपेयर होते हैं हम, तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा इन्हांस रहें, बढ़ के रहें, और हम उस टाइम पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। तो ये दो बातें यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस में ली गई हैं, ये दो बातों को जो सेकेंड एआरसी हमें रिकमेंड करती है। तो हम आगे ये सब डिस्कस करेंगे। पहले हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ बात कर लेंगे यहाँ पे हिस्ट्री क्या है क्राइसिस मैनेजमेंट की। तो देखो, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप जानते हैं नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह, है ना, ये सब आते रहे, ह्यूमन हिस्ट्री से आ रहे हैं, आज से नहीं, जब से मानवता का जन्म हुआ है तब से आ रहे हैं, है ना। उस टाइम पे क्या करते थे? उस टाइम पे भाई दकियानूसी बातें हुआ करती थी कि भाई किसी की सेक्रीफाइस कर दो, है ना। उस समय भाई नेचर को इंसान इतना मानता था कि बाढ़ आ गई तो सेक्रीफाइस कर दो तो रुक जाएगी, है ना। फिर बाद में धीमे 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 हम लोग को पता चला नहीं इसका रीजन एक्चुअली है क्या, है ना। तो ये तो हमेशा से ही है। और आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, सब सिटीज़ बढ़ रही हैं, है ना, वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज आपस में मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का। भाई हर देश का आदमी दूसरे देश में आता है काम करने, वहाँ का आता है घूमने, तो ये सब भी है। तो अब जान रहे हैं क्लाइमेट तो काफ़ी चेंज हो ही रहा है, और इस वजह से क्या है कि अलग अलग देश जो है वो कई तरह की क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं, है ना। तब ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन एक तरह से इंटर रिलेशन समझिएगा। अब ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है, सपोज ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो इधर से उधर जा रही है, तो हम प्लेन्स का यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ जो हम कर रहे हैं उससे हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन से हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट अफेक्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट अफेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, पानी भर जाएगा, है ना, और फ्लड्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें
तो आप जानते हैं साइंस ने काफ़ी एपिडेमिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है जीत हासिल करी है ना? लेकिन नए-नए तरह के वायरसेस हो गए, ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हुए हैं, ये भी निकल के आते हैं। अब होता क्या है, आपने भी सबसे बढ़िया समझ लेते हैं कोविड-19, ठीक है, कोरोना। तो इसमें क्या सीन है? भई एक ड्रग क्यों नहीं बन पा रहा है? एक इसके क्या भई पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है इसको करने में, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, अब इसने शेप चेंज करना अपना शुरू कर दिया। तो ऐसे कैसे ही पॉसिबल होता है ना? अब आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना? तो आप कभी भी एक अपने घर में पौधा लगाइए आप उसमें खाद डालेंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा। आपने पेस्टिसाइड उसमें डाला, तो आप शुरुआत में तो भाई पेस्टिसाइड डालो, बहुत बढ़िया बात है, जितने भी उसमें कीड़े लगे होंगे मर जाएँगे। बट अगर आप एक टाइम के बाद क्या करोगे, उसमें पेस्टिसाइड ही डालते रहोगे, तो आप देखोगे कि वो कीड़े उस पेस्टिसाइड से मरना बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रेजिस्टेंस बना लेते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, जो है उन दवाई से अपने आप को रेज़िस्ट कर लेते हैं। अब दवाइयाँ से रेज़िस्ट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कतें वो बढ़ाएँगे, है ना? तो ये बात हो जाती है। टेररिज्म कितना बढ़ रहा है आप जानते हैं, इससे भी काफ़ी क्राइसिस बढ़ रही है, ठीक है? बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन हम कुछ रीज़न्स आपको बता रहे हैं जो आपके लिए कॉमन है जानना, कि हमारी डिपेंडेंस कम्युनिकेशन पे बढ़ रही है, हमारी डिपेंडेंस कंप्यूटर नेटवर्क पे बढ़ रही है ना? नई-नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो भी आप समझ रहे हैं कि भई उससे भी बहुत कहीं न कहीं अच्छी हैं, तो कहीं न कहीं बुरी भी हैं, क्योंकि कई सारे टेररिस्ट अटैक्स एंड ऑल ये सब चीज़ें भी उससे कहीं न कहीं हो जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं, जैसे कुछ फिनोमिना जैसे कि मॉडर्नाइज़ेशन, है ना? मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इतनी हमारे लिए एक्सप्लोड हो रही है चीज़ें, और अलग देश से दूसरे देश इतने लोग माइग्रेट करते हैं, है ना? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। भई ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी का एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन तो, है ना? तो अगर हम रीसेंट एग्ज़ाम्पल अभी लें, तो भई हमारा क्या था, हमारे पास पीपीटी किट्स नहीं थी, पीपी किट्स नहीं थी। उसके बाद हमारे पास जो है वो टेस्टिंग के लिए मशीन्स कम थी, या हमारे पास आप कह सकते हैं कि N95 मास्क की कमी थी। तो हम किस पे डिपेंडेंट थे? अगर आपको याद हो तो हम चाइना पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए ना। तो अब क्या हो रहा है कि इंटरडिपेंडेंस इस वजह से नेशंस के बीच में हो रही है। अब एक बहुत ही खतरनाक सी मेडिसिन याद है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो क्या था उसका, है ना? कुछ हुआ नहीं हालाँकि, लेकिन तब भी यूएसए ने इंडिया से ली ना, क्योंकि यूएसए में इतनी नहीं बन रही थी। तो इंटरडिपेंडेंट हम लोग एक दूसरे को लेकर हैं कि जहाँ से सस्ता होता है मामला वहाँ से ले लेते हैं, है ना? तो कभी-कभी क्या हो जाता है कि अब हमारी मान लीजिए कंट्री से कुछ दिक्कत हो गई, समझ लीजिए चाइना से इस समय मामला तो गंभीर चल रहा है ना, तो जो वहाँ से सामान है, अब हमने यहाँ पे इतनी 59 ऐप्स उसकी बंद कर दी उठा के। अगर वो रिटेलिएट कर दे चीज़ों में, तो हम अभी सक्षम इतने नहीं हैं, जो बात एकदम फैक्ट है कि इतने सक्षम, हाँ, आने वाले समय में होंगे। अगर हम चीज़ें बदलेंगे, तो आने वाले समय में हम सेल्फ डिफेंड और सेल्फ डिफेंस, या फिर आप कह सकते हो सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं, है ना? सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। बट अभी इस समय नहीं है। तो चीज़ें कहीं न कहीं अगर हम बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर सकते ट्रेड को, जिससे जो है वो हम अफ़ेक्ट कर जाएँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट में यहाँ पे ये कवर करती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स की, क्राइसिस के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं। तो भाई देखो, क्राइसिस जो है वो कैसे होती है? नेचर के एक्ट से आती है, ठीक है? भई महामारी क्या है? पैंडेमिक क्या है? भई कहीं न कहीं एक नेचर का रिस्पॉन्स है, या फ्लड आ गया, या कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसी आपदा आ गई, मुसीबत आ गई, तो वो क्या है? वो एक नेचर का रिस्पॉन्स है, ठीक है? तो आप इस नेचर के रिस्पॉन्स को ही आप, इसी क्राइसिस को आप डिवाइड कर सकते हो सब कैटेगरीज़ में, जैसे कि क्लाइमेटिक इवेंट्स, साइक्लोन आ गया, स्टॉर्म आ गया, ठीक है? अब अभी आया था ना साइक्लोन, उड़ीसा कोस्ट पे, मुंबई में आया था, अम्फान आया था। तो अब क्या है कि भई ये सब साइक्लोन्स वगैरह जो हैं, जो स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, है ना? तो ये सब स्टॉर्म वगैरह सी इरोजन से रिलेटेड है। फ्लड्स हो गए, है ना? बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये सब क्या है? कुछ जियोग्राफिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती हैं, ठीक है? एवलांचेस हो जाते हैं, तो ये सब क्या है? भई ये सब क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, नेचुरल इवेंट्स हैं, ठीक है? क्राइसिस जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, जो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो जो डिग्रेड हो रहा है, उसकी वजह से जो क्राइसिस आते हैं, और कुछ डिस्टर्बेंस होता है इकोलॉजिकल बैलेंस में, है ना? कहीं न कहीं भाई ऑब्वियस सी बात है, माइनिंग करोगे, भयानक माइनिंग करोगे, अंदर से सब खोखला कर दोगे तुम धरती माता को, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आ जाएगा भाई, देखो साफ-सीधी बात, कि कहीं न कहीं अर्थक्वेक आएगा। तो ये दिक्कतों की वजह से होती है। अब देखो क्या है कि लैंडस्लाइड हो रही है पहाड़ों के ऊपर, तो ये इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, या डिस्टर्बेंसेस एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते हो। आप ये कह सकते हो कि कहीं न कहीं वहाँ पे आपने सड़क बनाई है, काट के बनाई है, तो वो तो नॉर्मल पहाड़ है, वहाँ तो होता रहेगा, ठीक है? उसके बाद भई
कहीं ना कहीं ये फ्लड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। वही वाली बात है कि ग्लेशियर्स पिघला पिघला तो रिवर बढ़ी तो अचानक से बढ़ी तो फ्लड आया। ठीक है। अब क्राइसिस इंसिडेंट एक्सीडेंट से भी की वजह से भी होती है, एक्सीडेंट्स की वजह से भी। और ये फिर से जो है फर्दर आप इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर में कह सकते हो, या फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स कह सकते हो। ये तो हमने ऊपर तो बात कर ली हमने कुछ इन्वायरमेंटल वाले फैक्टर्स की, अब हम कुछ बात करेंगे एक्सीडेंट्स की वजह से। तो क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं, मतलब एक्सीडेंट मतलब गाड़ी से लड़ना नहीं, मतलब बहुत सारे और इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री या न्यूक्लियर कोई मिसहैप हो गया, है ना, या मतलब कोई यहाँ पे कुछ गलती हो गई, अभी जैसे कि आपने देखा था विशाखापट्टनम वाला, है ना, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो गए। तो क्राइसिस कुछ ऐसी भी होती हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से होती हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आ जाती है, एपिडेमिक्स आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। हम्म? अभी तो खैर चल ही रहा है, अभी तो क्या ही बोले, भयानक चल रहा है। कुछ क्राइसिस कुछ हॉस्टाइल इवेंट्स की वजह से भी होती हैं, जैसे कि वॉर हो गई, लड़ाई हो गई, टेररिज्म की वजह से हो गई ना, एक्सट्रीमिज्म की वजह से है ना, एक ग्रुप में कोई, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म चलता है ना, बंदों को मार दे रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ सर्वे है, गुंडा राज चल रहा है। तो इन सब वजह से भी होती है। कुछ क्राइसिस जो है फेलियर, आपने जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़िया नहीं है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है, लार्ज स्केल स्ट्राइक्स हो रही है, इस वजह से भी क्राइसिस आती है ना। या आप कह सकते हो क्राइसिस तब भी आती है जब बहुत लेवल पे भीड़ है ना, भीड़ भाड़ है बहुत ज्यादा लेवल पे, और उनको वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ना, उनको संभालना मुश्किल हुआ जा रहा है, तो उससे भी कई सारी दिक्कत आती है ना। अब स्केल ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो स्केल क्या होनी चाहिए, इस बारे में आप भी समझदार हैं, आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि लेवल ऑफ रिस्पॉन्स जो है हमारा, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कैसी क्राइसिस आई है, क्या नेचर है क्राइसिस का, उस पे हमारा रिस्पॉन्स पूरी तरह से डिपेंड करता है। क्लियर है। बड़ी आपदा है तो उस हिसाब से नेशनल लेवल तक बात जाएगी, छोटी आपदा है स्टेट पे ही ले लेंगे, बहुत छोटी बात है कोई तो भाई लोकल लेवल पे डील हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से हमारे रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या है फ्रेजेस क्या होते हैं, आइए हम इसको भी एक एक करके डिस्कस कर लें, है ना। हम देखिए यहाँ से पूरा लेके चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लेके चल रहे हैं कि बस खाली आए रिकमेंडेशन चैलेंजेस पढ़ाने लग गए, पूरा लेके चल रहे हैं, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा खींचा ताना भी नहीं है मैंने कि बस आदमी पक्की जाए, हो क्या पढ़ा दे रही है, ऐसा भी नहीं। तो अब भाई समझते हैं पहले प्री क्राइसिस के बारे में। प्री क्राइसिस सुन के ही लग रहा है क्या है, प्रिपेयर्डनेस क्या होगी हमारी, कि भैया पहले ही इतने अच्छे मेजर लेके चलो कि तुम्हारे को जब क्राइसिस आए तो तुम्हारे पास फटाफट फटाफट तुम काम कंप्लीट करके हटाओ। अब ऐसा नहीं है कि फ्लड आया तो घर के जो है यहाँ पे है रिवर, और भैया तुमने यहीं पे ही, रिवर पता है कि पानी बढ़ेगा और यहाँ तक आता है, और यहाँ पे मकान बना रखे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि मुसीबत तो आएगी आएगी, अब रिवर बढ़ेगी तो ये तो बहेगा ही बहेगा, अब इसमें इतने तुम एफर्ट लगाओगे, इससे अच्छा है कि भाई मकान यहाँ बना लो, ताकि रिवर यहाँ तक अगर बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, बहुत ही कम ऐसे चांसेस हों कि इन लोगों को कुछ इफेक्ट हो। तो हम तो ये प्री क्राइसिस वाली प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं। ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ कुछ कर भी रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, हम अपने पास सारा वो सामान रखे हैं, एक सेकंड बी ऑप्शन रखे हैं कि अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारी हो गई पहला प्री क्राइसिस, क्राइसिस से पहले क्या करो। अब क्राइसिस के टाइम पे क्या करो, अगर मान लो कोई क्राइसिस आ गई है, कोई आपदा मुसीबत आ गई है, तो उस टाइम पे क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है। सपोज करो कि कोई क्या कहते हैं, लड़ाई दंगा हो गया, कोई ऐसी मुसीबत आ गई, तो हमें क्या करना है, हमें उस समय भाई जहाँ वहाँ जितने लोग अफेक्ट हुए हैं उन सबको जो है वो खाना पीना क्लॉथिंग वो सब हमें फटाक से पहुँचानी है, हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल फटाफट 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 काम करना है। जल्द से जल्द उनको क्या हो सकता है, उनको कहाँ पे जो है हम उस प्रॉब्लम से कितना बचा सकते हैं वो फटाफट करना है ना। जो भी वहाँ पे उस समय के हिसाब से भाई डॉक्टर की ज़रूरत हो या आर्मी वालों की ज़रूरत हो, पुलिस वालों की ज़रूरत हो, जिनकी भी ज़रूरत हो, ऑन द स्पॉट हमें वहाँ पे वो चीज़ें प्रोवाइड करानी है। ठीक है। तो हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना है क्राइसिस के टाइम पे। उसके बाद बात आती है क्राइसिस के बाद की, मतलब पोस्ट क्राइसिस टाइम क्या होता है। तो पोस्ट क्राइसिस टाइम में क्या होता है भाई, अब यहाँ मुसीबत आके खत्म हो गई, सपोज करो कि जैसे एक लैंडस्लाइड आई और लैंडस्लाइड आके खत्म हो गया, उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया, है ना, हमने सारा काम कर लिया, उस समय जो लोग फंसे हैं उनको निकाल लिया। अब क्या हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हो गया वहां पे उस लैंडस्लाइड की वजह से, सपोज करो उस लैंडस्लाइड की वजह से वहां पे कुछ होटल्स थे। ठीक है। वहां पे हालांकि होटल ऐसे बनाते नहीं है पहाड़ पे वो लोग जहाँ पे लैंडस्लाइड का डर हो, लेकिन सपोज करो एक चांस है कि मान लो कुछ ऐसा आपदा आ गई, वहां पे लैंडस्लाइड हुई, वहां पे कुछ होटल्स थे स्टे करने के लिए, कुछ पार्किंग स्लॉट था, स्टैंड था, या कुछ लोग वहां पे रहते थे। तो
अब क्या करा तुमने? अब वहाँ पे फटाफट जो है वो होटल जो है वहाँ से लोगों को जो लोग रह रहे हैं या जो लोग वहाँ पे स्टे कर रहे हैं या जो लोग फँसे हैं उनको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे दिलवाना, या जो लोग आस-पास वहाँ पे एरिया में रहते हैं उनको रिहैबिलिटेट करना कि वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे उनके लिए कोई एक घर-वर अरेंज करना। फिर जो वहाँ पे जितनी भी परेशानी आई है, दिक्कत आई है, जो रिकंस्ट्रक्शन उसका करना, जो भी टूट-फूट गया है ना? उन सबको वापस बनाना, और जो भी वहाँ पे ये आपका जितनी भी दिक्कतें हुई हैं उन सबको रिकवर करना। तो हमने ये पोस्ट क्राइसिस की बात कर ली। तो हमने यहाँ पे प्री क्राइसिस, ड्यूरिंग क्राइसिस और पोस्ट क्राइसिस तीनों को ही बाबा कवर कर लिया। अब हम अगर बात करेंगे एलिमेंट्स को लेके, क्या एलिमेंट्स होते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं आराम से। तो एक प्रॉपर, एक अप्रोप्रिएट, एक प्रॉपर लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, है ना? कि मतलब लॉ के टर्म्स में भी हम पीछे ना हटे, और ऑर्गेनाइजेशनल भी ऐसा हो कि फटाफट यहाँ से जो है हर चीज़ हमें जो है अवेलेबल हो जाए। तो एक प्रॉपर लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉडीज़ हो गए, कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स हो गए, और इंडिविजुअल पे एंड इंडिविजुअल्स हर एक लेवल पे इंडिविजुअल यहाँ पे अवेयर हों, है ना? कि भैया क्या रिस्क है, क्या पोटेंशियल है ना? कि भई नेचुरल या मैन मेड हज़ार्ड आते हैं या उनकी वल्नरेबिलिटी क्या है? कि जैसे मान लो हम रहते हैं कोई ऐसे एरिया में जहाँ के आस-पास कोई इंडस्ट्री लगी हुई है ना? तो हमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमें भी अपने लेवल पे यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे इस इंडस्ट्री से कोई भी चीज़ लीक हो, है ना? या लीक अंदर हो रही है, चलो तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहाँ आके हमने जो है पटाखा छुड़ा दिया, बॉम्ब फोड़ दिया, यहाँ पे जो जितनी मशीनें से दुग दग गई, है ना? तो हमें हमें भी खुद भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वल्नरेबल हैं उस एरिया पे, प्रोन एरिया पे रहते हैं, तो उनको भी नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको पता होना चाहिए कि जो रिवर के पास रह रहे हैं तो उनको पता है कि अगर बाढ़ आए तो क्या करना है। ये नहीं कि बस बैठे रहो, कोई बात नहीं, सरकार तो बचा ही लेगी और बह गए, ऐसा नहीं है, ठीक है? फिर आपकी कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। एक इफेक्टिव प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि अभी हम अगर कोविड-19 की सिचुएशन में देखें तो हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे पहले किसी चीज़ के लिए। अचानक से महामारी का आना, हमारा इतना ऐसा रिस्पॉन्स करना, ये एक मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री जो है बहुत कम पैसा इस पे खर्च करती है ना? तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है? उसके बाद हमें कुछ रेज़िलियंस कम्युनिटीज़ का बिल्डअप करना है, ताकि भैया क्राइसिस को वो प्रॉपर फेस कर सकें, है ना? कि भैया पूरा फुल पार्टिसिपेशन हो। ऐसा ना हो कि भैया यहाँ पे कम्युनिटी जो रहती हैं, वो सब आपस ही में लड़ी-मरी जा रही हैं, ठीक है? नहीं, एक साथ आके काम करोगे भाई तो किसी चीज़ से लड़ पाओगे, ठीक है? तो ये एलिमेंट्स हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी डिस्कस कर दूँ। अब देखो हम मुद्दे पे आते हैं। अब मेन बात यहाँ पे करेंगे कुछ, यहाँ देखिए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें यहाँ कवर करी हैं मैंने। मैंने रिकमेंडेशंस को उठाया है, ठीक है? और रिकमेंडेशन से चैलेंजेस को हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो हमारा यहाँ चैलेंजेस और रिकमेंडेशंस दोनों ही कवर हो जाएगा और ईज़िली सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, है ना? तो चलिए साथ दीजिएगा, ये बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है, ये एक सेंट्रल एक्ट है ना? तो एआरसी ने कहा, सेकंड एआरसी ने कहा, थर्ड रिपोर्ट जो उसकी क्राइसिस मैनेजमेंट की, उसने कहा कि भैया जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का सेंट्रल एक्ट जो है, इसको अमेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसमें कुछ फीचर्स और ऐड करने की ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे डिज़ास्टर या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो स्टेट गवर्नमेंट की, है ना? शुड कंटिन्यू टू बी द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट शुड प्ले अ सपोर्टिव रोल। तो मतलब यहाँ मामला क्या है कि ये बात कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहला हक होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहला हक स्टेट गवर्नमेंट का हो कि भई जो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुंबई में आए, अगर महाराष्ट्र में आते हैं, कोई साइक्लोन आ गया, हाँ? तो यहाँ पे मोदी जी नहीं उठ के जाएँगे, सेंट्रल से कोई बात अगर भेजी जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। सबसे पहला हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हक होना चाहिए कि हम इसको किसी तरह से जो है वो सॉल्व करें, जो हमारे प्रॉब्लम आई है, ठीक है? तो सबसे पहली बात हमने ये समझ ली। दूसरी बात ये कि जो इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रिवेंशन का, मिटिगेशन का या रिस्पॉन्स मेजर्स का होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ देना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट और लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ में छोड़ देना चाहिए, है ना? विद द लाइन मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल। अब समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि
जो है वो सेंट्रल के ऊपर सब डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है? सेंट्रल के ऊपर डिपेंड हो गए, नहीं, नहीं हमको पैसा चाहिए, हमें पता कुछ है ही नहीं, अरे हमारे पास कुछ है नहीं, 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 नहीं। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन यही चैलेंज को डिनोट करती है और एक सॉल्यूशन लेकर आती है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का जो हक है ना? कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे रोक सकते हैं आपदा को, कैसे आपदा आ गई है तो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे हम उस आपदा का, ठीक है? मतलब समझ रहे हैं ना उस क्राइसिस का। तो वो सीधा-सीधा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्यों छोड़ देना चाहिए आपके दिमाग में आया होगा, तो इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि सबसे पहले जो सबसे करीब है, अगर दिल्ली में कोई बात हुई है ना? और हम कहें कि भैया तमिलनाडु से लोग चले जाएँ, या ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि तमिलनाडु में कोई बात हुई है और हम कहें कि दिल्ली वाले हेल्प कर दें, तो ये थोड़ा-सा टफ है। सबसे पहले हमें जो है वो काम क्या करना चाहिए, तमिलनाडु की ही सरकार जो है वो यहाँ रिस्पॉन्स करे, चीज़ों को हटाने की कोशिश करे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सपोर्टिव रोल दे कि भैया पैसा खर्चा हो गया, ठीक है? तो जैसे केरला था, केरला में सब कुछ आ गया था, आफत आ गई थी, तो क्या केरला की सरकार मेन रोल निभाए और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्टिव रोल निभाए मनी के टर्म में या जो भी ज़रूरत है उसके टर्म में। समझ में आई बात? अब यहाँ पे क्या हो, ऐसा लॉ बने, है ना? जो ये चीज़ दिखाए कि हर एक पब्लिक फंक्शनरी की ड्यूटी है ना? हर एक जो भी पब्लिक फंक्शनरी है उसकी ये बात ड्यूटी है कि वो जो भी अथॉरिटी है ना? मतलब अगर ऐसी कोई क्राइसिस आई है, कोई आफत आफत आई है, कोई आपदा आई है, कोई दिक्कत हुई है, तो सबसे पहले जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करे, है ना? अगर अगर उसको ऐसा लगता है कि भैया इस अथॉरिटी के पास इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची है, तो सबसे पहले अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, क्योंकि जितनी जल्दी अथॉरिटी को पता चलेगा उतनी जल्दी दिक्कत का सलूशन निकलेगा, ठीक है? फिर ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें जो है ऐसी प्रोविजन रखी जाए कि भैया देखो, अगर तुमने गलती करी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? अगर और पनिशमेंट तब भी मिलेगी अगर आप पैसों का जो फंड्स आए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, अगर आप उसका इधर उधर यूज करते हो, उसे बर्बाद करते हो, है ना, उसे अपने मतलब में यूज करते हो, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, आप चैलेंजेस को पकड़ते जाएंगे अगर, तो क्या है कि ये सब प्रावधान नहीं थे, है ना? कि मतलब अभी पनिशमेंट नहीं दी जा रही है मिस यूटिलाइज करने को फंड को, मतलब ऑफिशियली नहीं दी जा रही है ना? तो यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। तो हम चैलेंजेस यहाँ से लेते चल रहे हैं, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा अपना आईएएस वाला, और ये चीज समझिएगा कि दिक्कत यही होगी। उसके बाद क्या है, जो रोल है लोकल गवर्नमेंट का, यहाँ पे ये सबसे आगे लाना चाहिए। अभी क्या हो जाता है, दिक्कत समझिए, दिक्कत क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना हक रख लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा कम जो है हक दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ इन्होंने रिकमेंड करी है कि जो लोकल गवर्नमेंट का रोल है, ये सामने पहले लाइए क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे, क्योंकि लोकली सबसे पहले उन जनता को पता होता है कि हम कैसे अपने लोकल एरिया की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, है ना? उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन है, अपेक्स और मतलब जो ऊपर वाले ऑपरेशनल लेवल है, उनसे हम यहाँ पे छोटे वाले लोग तालमेल बना के चले। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए उस बारे में बताएं, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे पहले समझे, जाने, एग्जामिन करे कि क्या ज़रूरत है हमें कुछ प्रोविजन डालने की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ में, ठीक है? जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ है उसमें हम क्या क्या अच्छी चीज़ें डाल सकते हैं, क्या क्या प्रोविजन डाल सकते हैं, ठीक है? स्टेट लॉज में और हम क्या डाल सकते हैं जिस तरह से हम लोकल बॉडीज़ को गवर्न करें कि वो एक प्रॉपर, एक बढ़िया वेल डिफाइंड रोल दे दें हम म्यूनिसिपल बॉडीज़ को या पंचायती राज को, ठीक है? तो अब कि गाँव में कोई दिक्कत आती है तो हमने क्या करा, हमने सबसे ऊपर उस गाँव का जिसको हक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, या कोई टाउन है ना, म्युनिसिपैलिटी है, तो उसको हमने यहाँ पे उसको हक दिया, तो हमारा बर्डन थोड़ा-सा कम रहेगा और इन लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी होगा, और ये जितने अच्छे से डील कर सकते हैं उतने अच्छे से ऊपर, सबसे ऊपर वाले डील नहीं कर सकते, क्योंकि उस एरिया से इन लोगों को लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा नॉलेज है उस एरिया के, अपने एरिया के बारे में। बात समझ में आई? उसके बाद है क्राइसिस मैनेजमेंट सेटअप फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट का सेटअप हो, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है 2.5 मिलियन से ऊपर होती है, करीब 25 लाख से ऊपर होती है, तो जो आपका जो मेयर है ना, उसको यहाँ पे असिस्ट करे कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और पुलिस कमिश्नर, है ना, ये सारे जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हों क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? तो इन लोगों को सारा हक अधिकार दे दिया जाए। यहाँ पे मेयर का रोल रहेगा। मेयर जानते हैं ना, बॉडी होती है मेयर, आपका सरकारी, उस पर मेयर होता है जो शहर का, ठीक है? उसके बाद आपका क्रिएशन हो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का, जो कि यहाँ पे मैनेज करें फ्लड्स को इंटर स्टेट रिवर में। तो अभी इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क थोड़ा प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रिकमेंड कर रही है कि एक मैनेज करने के लिए फ्लड को इंटर स्टेट रिवर्स के उसमें, अगर मान लीजिए भाई एक रिवर बह रही है, दो स्टेटों में बचा रही है वो बह के, है ना, तो
भाई प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होगा उस रिवर का, अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है उस रिवर में, तो है ना? तो इसके लिए एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, वरना होता क्या है कि एक सरकार बोलेगी कावेरी है, ठीक है, 3 स्टेट से गुजर रही है, बाढ़ आ गई तो एक स्टेट कहेगी हाँ हम तो अपना देखेंगे तुम्हारा क्यों देखें, दूसरा कहेगा हम अपना देखेंगे तुम्हारा क्यों देखें, है ना? तो अब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाढ़ अलग अलग थोड़ी ना आ रही है ना? वो सरकार ऊपर वाले ने, खुदा ने थोड़ी ना जो है डिवाइड करके सब कुछ दिया था, है ना? तो पावर का यूज़ करके एंट्री 56 का जो कि यूनियन लिस्ट में है ना? यूनियन लिस्ट में, अब मुझे बताइए कि ये लिस्ट आती हैं कौन से शेड्यूल में आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? तो जो पावर्स है आपका एंट्री 56 का यूनियन लिस्ट में, एक लॉ जो है वो इनैक्ट करा जाए, उसके तहत जाके मैकेनिज्म वगैरह सेटअप हो जो कि यहाँ पे क्या करें, डेटा कलेक्ट करें, ठीक है, और मैनेज करें कि क्या फ्लो है रिवर्स का, है ना, और वाटर कितना रिलीज करना है, किस हिसाब से रिलीज करना है रिजर्वॉयर से, ताकि डिजास्टर वगैरह ना आए, ठीक है। डैम वगैरह में प्रॉपर इस तरह से खोला जाए डैम को, ताकि इंटर स्टेट में कोई दिक्कत भी ना हो और फालतू में फ्लड ना आ जाए, डिजास्टर ना आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट बात क्या है, एम्पावरिंग द रिलीफ कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज डिजास्टर रिलेटेड रिस्पांसिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, हमें पावर देनी है कुछ रिलीफ कमिश्नर को, या आप कह सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स को, कि वो इफेक्टिवली अपने जो भी डिजास्टर रिलेटेड उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कायदे से वो डिस्चार्ज करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छे से निभाएं। जैसे कि आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे प्रॉपर ज़रूरत है कि इसको मजबूत बनाया जाए, ताकि ये कायदे से क्राइसिस के साथ डील कर सके, है ना? अब देखो भाई इसको कैसे कर सकते हो, आओ एक करके ये भी डिस्कस करते हैं। तो कैसे कर सकते हो, फ्रेमवर्क जो है इसे यहाँ पे एकदम आप रेडी करो, है ना, बिल्कुल कायदे से अपनी जगह पे वो हो, ताकि इमीडिएटली भाई हमने बना रखा है कि अगर फ्लड आया तो फटाफट हमें ये सारे काम करने हैं, ताकि फटाफट उस फ्लड से हम छुटकारा पा लें। तो ऐसा हम फ्रेमवर्क पहले से बना के रखें, ताकि कोई क्राइसिस आए तो फटाफट 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 हम वो काम कंप्लीट करके और जो है उस क्राइसिस से छुटकारा पा लें। ठीक है। जो ट्रिगर मैकेनिज्म है ना, फटाक से जो काम करना है इसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है वो ऐसा फ्रेमवर्क हो कि इंस्टेंटली फटाक से हम उसको पुट कर दें, कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर चीज़ हो, कि भाई लैंडस्लाइड आई, आपने कभी पहाड़ों पे देखा नहीं है, अभी मैं रिसेंटली केदारनाथ गई थी, तो उसमें क्या होता है कि रास्ते में भाई थोड़ा टफ तो था ही था, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था, और बारिश के मौसम में मेनली इतना टूरिस्ट चलता नहीं है वहाँ पे। तो क्या था कि भाई ऊपर पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, जब आप थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ोगे, अब आप जो है क्रॉस करोगे काफ़ी सारे प्रयाग वगैरह, है ना, तो आपका रुद्रप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग के आसपास क्या हुआ कि वहाँ पे एक ऐसा पहाड़ था, और भाई उसमें लैंडस्लाइड हो गई। अब रास्ता इतना पतला था, ठीक है, रास्ता इतना पतला था, और हालाँकि आप समझ लीजिए हम लोग जो है स्कूटी से थे, तब भी डर लग रहा था कि भई कैसे ही इस पतले रास्ते में निकलेंगे। तो पूरा जैम था, तो इधर जेसीबी लगी थी, इधर जेसीबी लगी थी, बंद था, रास्ता पूरा बंद था प्रॉपर। तो भाई चलो ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पता करा, जो साथ में ग्रुप वाले थे कहने लगे अरे अब हम तो जा नहीं सकते। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं जा सकते भाई, पहाड़ी लोग तो यहाँ रह रहे हैं ना, इनके तो रोज़ का है। तो ऐसे थोड़ी ना हम वापस चले जाएँगे इतनी दूर से आके। तो कहेंगे चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा था, हम लोगों ने पूछा कि ये ऊपर जाने का रास्ता जो है दूसरा कोई है? तो उसने कहा हाँ है, आप एक काम करो, ये एक लंबा रास्ता था, करीब 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको जाना पड़ेगा, और आप उधर से जा सकते हो। चलो हम लोगों ने वो रास्ता लिया, लेकिन जब हम लोग वहाँ से लौटे, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुके थे, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं रुके थे, बस तुरंत गए हैं और लौट ही आए हैं तुरंत ही। तो जब हम लोग लौटे विदिन अ डे, जिस हिसाब से हालत थी, विदिन अ डे सब साफ हो गया। कुछ भी वहां ऐसा था ही नहीं, कि लग ही नहीं रहा था कि अरे यहाँ पे लैंडस्लाइड की इतनी भयानक हुई थी। तो ये होता है, अब उनको आदत हो गई है, तो उन्होंने उस हिसाब से फ्रेमवर्क बना रखा है। तो हम एक एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि आप ये बात समझो कि कैसा प्रॉपर फ्रेमवर्क हो, कि अगर हर तरह की दिक्कत के लिए एक प्रॉपर बात हो, है ना, कि अगर कहीं पे अर्थक्वेक आया है तो हमें उसके लिए फटाफट क्या करना है, तो वो फ्रेमवर्क ऐसा हो कि हम फटाफट पुट कर दें उसको अपनी जगह पे, और हम वो जो प्रॉब्लम हुई है उससे फटाफट रिकवर कर जाए। आप समझे बात को? फिर जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक डिपार्टमेंट की, ये उनको कायदे से पता होनी चाहिए, है ना, और ये डिफाइंड हो ऑन द लाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे, है ना, और इधर जैसे हैज स्पेसिफाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कई सारी यूनियन गवर्नमेंट एजेंसीज की हैं, सूखे के टाइम पे पड़ती हैं, है ना, मतलब कहीं पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, तो भाई क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल जो है हर एक डिपार्टमेंट का, ये सबको पता हो,
है ना? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जैसी आपकी जिस तरह से बताए चीज़ें, तो उस हिसाब से नीचे के डिपार्टमेंट्स को वो सारी चीज़ें पता हो कि अगर कहीं पे सूखा पड़ता है तो क्या होगा, है ना? क्या उनको करना है? अब ये नहीं है कि अब प्राइसेज़ बहुत बढ़ा दिए, भई हमारे पास जो लिखा है कोल्ड स्टोरेज में पड़ा सड़ जाएगा, उसको बाहर निकालना है, मार्केट में लाना है, भाई किसानों की भी साथ में मदद करनी है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से कौन-सा डिपार्टमेंट डील करेगा, ये डिपार्टमेंट को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे जो डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंटल ऑफिसर है ना? जिस डिपार्टमेंटल ऑफिसर को वहाँ डेजिग्नेट करा गया है, इसको पावर इतनी दी जाए, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, एडवांस में पता हो कि भैया वो फटाफट उसे पता है हम ये चीज़ें डील कर सकते हैं, हम ये ऑर्डर देंगे तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, है ना? तो उसको पता उसको जहाँ जो डिप्लॉय आप जिसको यहाँ पे कर रहे हो क्राइसिस के टाइम पे, उसको अपनी पावर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा अंदाज़ा होना चाहिए कि वो क्राइसिस से इफेक्टिवली डील कर सके। क्लियर है? अब देखिए अब देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसे हम एनडीएमए कहते हैं, इसकी गाइडलाइंस भी अभी हम पढ़ाएंगे आपको, है ना? बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अथॉरिटी है, ये जो असिस्टेंस है एनआईडीएम से, और अ, ये फैसिलिटेट कर सकती है, यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे सकती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में, है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और यूजर्स के बीच में, जो कि टेक्नोलॉजी के यूजर्स हैं उनके बीच में, है ना? ऐसा मैकेनिज्म क्या होगा, यूनियन और स्टेट लेवल दोनों पे ही होना चाहिए। तो भाई देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन और जो यूजर्स हैं, अगर इनके बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम दे दें, है ना? तो क्या होगा, ये वही वाली बात हो गई कि हमने कस्टमर और जो है सेलर दोनों को एक साथ मिला दिया, है ना? तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट होके काम भी हो जाएगा और कुछ साइंस की फील्ड में हम और ऊपर बढ़ेंगे भी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए सब्जेक्ट के तौर पे मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब चैलेंज क्या है, चैलेंज समझ रहे हो? चैलेंज ये है कि यहाँ पे इस समय सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है, ठीक है? तो हमें अब यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या हो रही है, इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि ये इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक सब्जेक्ट के तौर पे मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है? अब यूजीसी की बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें, तो ये प्रोसेस को इनिशिएट कर सकती है ना? कि किस तरीके से इसको हम सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है? अच्छी बात है कि नहीं है ना? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम्म अब क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पढ़ो आप कि यहाँ पे देयर इज अ नीड टू हैव नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए रिकमेंडेशंस क्या है, यहाँ पे जरूरत है नेशनल पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट की, इसका मतलब अभी नहीं है ना? पॉलिसी जो है वो एड्रेस करे हर तरह का इशू, है ना? एड्रेस करे ऑल द इश्यूज जो कि लेजिस्लेशन में जो अभी तक नहीं इशू को मेंशन करा गया है, वो सब यहाँ पे एड्रेस करे, है ना? अगर पर्टिकुलरली बताएं तो कौन-कौन से इश्यूज को इसको एड्रेस करना चाहिए। देखो हमने ये रिकमेंडेशन दी है, मतलब हमने क्या मतलब इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। तो चैलेंज क्या है कि अभी तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है जो सारे इश्यूज को ऐसे डिस्कस करे, है ना? तो फिर यहाँ पे हम रिकमेंडेशन क्या देते हैं, किस तरह के इशू होने चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट टू बी प्रोफेशनलाइज्ड, है? तो अभी ये प्रोफेशनलाइज इसका मतलब कि यही है। तो चैलेंज क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशनलाइज। अभी क्या है कि ये रिकमेंडेशन दे रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रोफेशनल चीज बनाओ, प्रोफेशनलाइज बनाओ। ये आगे जिस हिसाब का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब की प्रॉब्लम हो रही है, आने वाले वक्त में प्रोफेशनलिज्म की इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, इसको सेंटर स्टेज में लाना चाहिए सारे ही डिजास्टर मिटिगेशन प्लान में। इसका मतलब जो भी तुमने प्लान बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, ठीक है, डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कि कैसे रिस्क को मैनेज करना है, उसको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वो सेंटर प्लान उसमें होना चाहिए। तीसरी बात क्या कि कम्युनिटीज और लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करो। भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब समझ रहे हो ना, चैलेंजेस को समझते जाओ, चैलेंजेस को इसके क्वेश्चन के तौर पे रख लो कि रिस्क मैनेजमेंट लाना चाहिए, अभी मतलब नहीं है, ठीक है? कम्युनिटीज और लोकल गवर्नमेंट को लाना चाहिए इसमें, है ना? कि वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को फॉर्मुलेट करने में मदद करें। तो इसका मतलब अभी इनको इन्वॉल्व नहीं करा जाता है कम्युनिटीज और लोकल गवर्नमेंट को डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को जो है फॉर्मुलेट करने में, है ना, इसको बनाने में। तो हमें ये लाना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ नेटवर्क, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क करना चाहिए, एंड ऐसा फ्रेमवर्क को जो सेटअप करना चाहिए जो कि क्या करे कि हम कोऑर्डिनेट कर पाएँ। अलग-अलग सेक्शन ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, जैसे डोनर हो गए, है ना? जो मनमर्जी से अपने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो हो गए, कॉर्पोरेट बॉडीज़ हो गई। तो इन सब को हम कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं, इनके रिस्पॉन्सेज़ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं है, ठीक है? और कायदे से एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो लैंड यूज़ लॉज़ का, बिल्डिंग बायलॉज़ का, सेफ्टी लॉज़ का और एनवायरमेंटल लॉज़ का। जितने भी तरह के लॉज़ हैं, इन सब का
सही से एकदम इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि आलतू-फालतू हम इम्प्लीमेंटेशन करके चीज़ों को बर्बाद ना करें, चीज़ों को हम और अच्छे से इम्प्रूव कर दें। कैसा लगा? नेक्स्ट अगर हम बताएं, असेसमेंट ऑफ रिस्क हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो देखो, हजार्ड और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एसेंशियल कंपोनेंट बनाना चाहिए सारे ही क्राइसिस या फिर डिजास्टर मिटिगेशन प्लान में। ठीक है, समझो बात को कि क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या वल्नरेबल सेक्शन है। ठीक है, कि मतलब जिनको जो सबसे ज़्यादा जो है प्रोन है चीज़ों के लिए, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसका एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए, है ना। और डिजास्टर मीटिंग, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें ये बनाना है कि अर्थक्वेक के लिए जो है वो हमें कोई प्लान बनाना है, तो जहाँ पे माइनिंग हो रही है सबसे ज़्यादा समझ लो यहाँ ही प्रेन हो जाएगा मामला। तो उसके पास जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, चीज़ें जो यहाँ पे हैं, तो उनके लिए हमें सबसे पहले उस सेक्शंस को अपने दिमाग में रखना है। दूसरा क्या कि एक वल्नरेबिलिटी एनालिसिस प्रॉपर करनी चाहिए, है ना। जितने भी हज़ार्ड प्रोन एरिया, जैसे मैंने आपको बताया ये माइन वाला, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई पहाड़ पे रहता है, पहाड़ पे रहता है, तो उसको लैंडस्लाइड का डर है। तो जो उस लैंडस्लाइड वाले पहाड़ के आस-पास हैं, देखो पहाड़ भी हर तरह के पहाड़ में लैंडस्लाइड नहीं होती। नैनीताल चले जाओ तो फालतू में नहीं होने लग जाएगी। जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे, है ना, जो बड़े पहाड़ होंगे, कुछ ऐसे ढीले पहाड़ होंगे, उनमें ही लैंडस्लाइड होती है। तो वहाँ जो आस-पास लोग रह रहे हैं, उनका हमें कायदे से उस प्रायोरिटी दे के उस सेक्शन को हमें समझना पे पड़ेगा, ठीक है? और क्या वल्नरेबिलिटी है उस सेक्शन की, उस सोसाइटी की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमें इसका प्रॉपर एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है। देखो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, कोई आसमान से नहीं टपकी है, लेकिन तब भी पॉइंट दिमाग में आता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हमें नॉलेज हो, ताकि हमने कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो पढ़ रखा है। उसके बाद प्रायोरिटी हमें दी जाए सिस्मिक माइक्रोज़ोनेशन को, है ना? मेजर सिटीज़ को, जो अर्थक्वेक से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती हैं। जो मैंने एग्ज़ाम्पल पहले ही आपको दे दिया, जैसे कि हज़ार्ड प्रोन एरिया, ठीक है? अब अर्बन एग्लोमेरेशंस वगैरह, यहाँ पे जो है सब मिला के बन गए हैं यहाँ पे, जो स्केल जिसका 1:1000 है इन ज़ोन्स, 4 और 5 और 4 ज़ोन जो आती हैं, है ना? जिसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाए उन सिटीज़ को जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर है। क्यों? क्योंकि भई 10 लाख आदमी कहीं पे रह रहा है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि डर है वो एक साथ इतने लोग मर जाएँगे, है ना? अगर कोई मुसीबत आई और आपने उसका सही से मैनेजमेंट नहीं करा तो, ठीक है? अब साइंटिफिक हो गया, टेक्निकल हो गया, रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन हो गया, जैसे कि आपका एनआरएसए, इसरो वगैरह, है ना? एनआईसी वगैरह, जीएसआई वगैरह, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और एनआईडीएम वगैरह, इन सबको एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे लाए। एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर जाए, ताकि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बेस बने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हर फ़ील्ड का बंदा यहाँ पे आए, अपनी-अपनी राय दे और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए हो जिसमें सब कुछ हो, ठीक है? अब क्या हो कि यहाँ पे देखो, अवेयरनेस बनाओ, अवेयरनेस जनता में जनहित में जारी वाला जो हिसाब होता है, जनता जनार्दन में सब अवेयरनेस होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उनको नॉलेज होना चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रोग्राम करो। अब क्या है, कोविड-19 के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे क्या करा भैया, मुँह पे हाथ रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हर 2 घंटे में या टाइम वक़्त पे अपने हाथ और मुँह और नाक और पैर सब धोते रहें, ठीक है? बाहर से आएँ तो कपड़े-वपड़े बदल लें, है ना? फालतू में आके किसी बीमार आदमी से चिपके नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये अवेयरनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको किसी भी चीज़ का जो है आपदा को, अपनी कोई मुसीबत को, क्राइसिस को अगर खुद से दूर करना है तो, है ना। तो ऐसे तरीके लें जिससे अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जनता जनार्दन में नॉलेज हो चीज़ों की, एक पास्ट इंसिडेंट्स की डिटेल बनाएं। भाई सुनामी आई तो पहले कैसा क्या हुआ, हमने कैसे क्या करा, डिजास्टर उसको कैसे, हमने क्या सबक सीखा उससे, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है। उसको डॉक्यूमेंट में रखें, पब्लिक डोमेन में रखें, है ना? पब्लिक डोमेन में रखें। अब और साथ ही साथ मेजर मेजर अथॉरिटी इसका को अपना टास्क दें, है ना? लोगों को राय देने का मौका दें कि भाई हमने ये करा था, अब हम ये बात कर सकते हैं, है ना? तो ऐसी-ऐसी बात, जैसे हमें अभी इंडिया को इस महामारी के टाइम पे क्या सबसे बड़ी अकल आई? अकल ये आई कि हमें अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना है। क्या करा? आत्मनिर्भर करना है। रीज़न क्यों? क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे, उतना ज़्यादा हम अब आज क्या है, आज हम इतना डिपेंडेंट हो गए थे। हम क्या, पूरा वर्ल्ड इतना डिपेंडेंट हो गया था चाइना पे, कि वो ना उससे हट पा रहा है, ना उनसे, और भई वरना अभी तो लंका लगा देनी थी सबने, ठीक है? तो ऐसा वाला, तो हमें ये सबक जिसे कहते हैं, सबक सीखना पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखो, प्रिपरेशन की बात करें अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान की, तो देखो डिज़ास्टर जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, इसको यहाँ पे इसमें जो है ज़रूरत है 2 कंपोनेंट्स की। एक होता है लॉन्ग टर्म मिटिगेशन प्लान,
ठीक है, कि लंबे वक्त तक कैसे आप आपदा को दूर रख सकते हो। दूसरा होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, है ना, कि अगर आ गई आपदा तो ऑन द स्पॉट क्या रिस्पॉन्स करोगे। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म मिटिगेशन प्लान होता है, इसके बदले में इसमें कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान होता है और लॉन्ग टर्म इन्फोर्समेंट प्लान होता है ना, कैसे चीज़ों को डेवलप करोगे लॉन्ग टर्म में और कैसे आप चीज़ों को इन्फोर्स करोगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है, मतलब कैसे लागू करोगे। अब जो एनुअल प्लान्स होते हैं इनको यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान के अंदर रख सकते हो, इन्फोर्समेंट प्लान के अंदर रख सकते हो कि हर साल के साल हमने कुछ एक टारगेट रखा, उसे हमें पूरा करना है, तो इस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करा जाए एक मैकेनिज्म के तौर पे, जो वहाँ पे काम करेंगे, ताकि फटाफट फटाफट जो भी वो स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा है उसको हम क्या करें, स्क्रूटनाइज करते रहें, है ना, इन सारे प्लान को, ताकि आपस में क्या हो कि डिस्ट्रिक्ट में, लोकल में और स्टेट में, तीनों में एक जो है एक अच्छा कोऑपरेशन का माहौल बना रहे, कोऑपरेट करके ये लोग काम करें। प्लान यहाँ पे जब प्रिपेयर हो तो उसमें कंसल्ट यहाँ पे रोल प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक रोल रोल प्लेयर जो है वो समझे चीज़ों को, है ना, अपना रोल समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसको अवेयरनेस कैंपेन फैलाए, है ना, लोगों को जनता में चीज़ों बताए, स्पेशली कम्युनिटी को, वही मतलब मैंने बताया जनता जनार्दन का सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टेट लेवल नोडल डिपार्टमेंट की है, जो स्टेट लेवल पे नोडल डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उसे असिस्टेंट प्रॉपर दी जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल को, है ना, कि वो किस तरीके से अपना जो है पीरियोडिक अपने टाइम पे अपने प्लान बना सकती है। नोडल डिपार्टमेंट जो हो वो एजेंसीज के साथ में मिलके काम करे, एक्सपर्ट्स के साथ में मिलके काम करे, ताकि एक प्रॉपर एग्जामिन हो प्लान जो भी बनाए गए हैं, है ना, क्या मेथड यूज करा गया है, क्या डेफिशिएंसीज हैं, क्या उसमें कमी है ना, तो उन सबको यहाँ पे करे और यहाँ पे एक प्रॉपर एक अच्छा सारी दिक्कतों को दूर करके एक प्रॉपर अच्छा प्लान यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। ये बात समझ में आई। तो ये इससे हम चैलेंजेस का पता ये लगा सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे अभी ऐसा कोई अवेयरनेस कैंपेन फटाफट नहीं चलते हैं। आपने भी कितना देख लिया, जब कोई मुसीबत आती है तभी अवेयरनेस फैलती है, पहले से किसी मुसीबत के लिए अवेयरनेस नहीं फैलाई जाती, है ना। तो ये चैलेंज है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, हमें ये काम करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को एक पार्ट बनाओ डेवलपमेंट प्लान का भी। तो अभी ये नहीं है पार्ट, चैलेंज है ये हमारे लिए, ये जो है दिक्कत है। अब हमें रिकमेंडेशन क्या है कि इसको एक प्लान डेवलपमेंट प्लान का पार्ट बनाना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। जैसे कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी कर्म होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान के लिए, इसमें आपका ये आपका इंक्लूड हो डेवलपमेंट प्लान में, है ना? डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड हो लाइन एजेंसीज़ में और अथॉरिटीज़ में, जैसे कि पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया। तो एक तरीके से इस इनके डेवलपमेंट प्लान में ये सारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की चीज़ें एक लाइन में इनको भी भई दी जाएँ, है ना? इनको भी समझाया जाए। और जो ऊपर के लेवल होते हैं, जो उसमें जो सुपरवाइज़ करेगी, है ना? जो सुपरवाइज़री लेवल हो गया हर एक एजेंसी का, इसमें ये बात हो कि एनुअल प्लान जो इस एजेंसी का है ना, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ भी हों, है ना, जो वो हर साल का जो प्लान बनाती है वो एजेंसी, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्लान को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि मुसीबत बता के नहीं आती है। तो अच्छा ही मत सोचो, बुरा भी सोच के चलो, है ना। अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए सारे ही डेवलपमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। अब देखो भैया, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिज़ास्टर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर, तो कैसे हमें डिजास्टर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर प्रिवेंशन मेजर्स जो है, ये आप जानते हैं, स्ट्रक्चर प्रिवेंशन मेजर्स जो होते हैं ये एक पार्ट है लॉन्ग टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का, है ना। अगर हमें लॉन्ग टर्म एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है तो उसमें हमें प्रिवेंशन कैसे करना है हर एक स्ट्रक्चर पार्ट में, ये हमें सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ बने। और एक बायलॉज बनाएं, इसको डिजास्टर रेजिलिएंट फीचर्स में डालें, बिल्डिंग्स के लिए बायलॉज बनाएं, है ना। सेफ्टी कोड ये कॉम्प्लेक्स हों, टेक्निकल हों, है ना। और ये काफ़ी ज़रूरी है कि एकदम ईज़ी गाइडलाइंस हो, सिंपल गाइडलाइन दी जाएँ जो हर एक बंदा, हर एक नागरिक समझ सके, है ना। अब ऐसा नहीं हो कि बहुत ही टफ सी चीज़ बता दी, जैसे अब समझो बताते हैं, बहुत ही ईज़ी है कि बिल्डिंग में आग लगने की बात हो रही है, ठीक है। अब मान लो कि अब हमने क्या करा है, पहली चीज़ तो हमने क्या कर रही है, पहले से प्रिपेयर हम इस तरीके से हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो हर चीज़ जो है फायर एक्सटिंग्विशर को लगा रखा है ना, प्रॉपर जो है प्रॉपर हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है और हमने यहाँ पे लगा रखा है कि भाई अगर आग लग जाती है तो हम फटाफट जो है उससे छुटकारा पा लेंगे।
नागरिक को, जनता को, जो वहाँ पे काम करती है, जो आस-पास की, उसको ये ज़रूर पता हो कि भैया अगर आग लग रही है, अगर करंट से लग रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो पानी मत डाल देना, नहीं तुम भी निपट लोगे, है ना? और अगर आग लगती है तो लिफ्ट मत यूज़ करना, ये तो लिखा होता है। तो ये सब कॉमन चीज़ें उनको पता हो, भागने के लिए वो लिफ्ट का ना यूज़ कर ले, है ना? अब ऐसा नहीं कहा जाता यू डोंट यूज़ द एलिवेटर्स, है ना? व्हेनेवर यू गेट अ प्रॉब्लम। तो अब भैया देखो, कुछ आदमी तो समझ रहे हैं, ठीक है, अब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? कुछ एक टफ सा वर्ड यूज़ करके भयानक सी बात कह दी गई कि अरे ये बालकनी से रस्सी डाल के सारे के सारे लटक के नीचे चले जाना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जीने से जाना प्रॉपर, तो एक नॉर्मल और ढंग की बात बताई जाए जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। ठीक है, सारे कोड्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करा जाए, या जो सारे कहाँ पे, जहाँ पे हजार प्रोन एरियाज होते हैं, ये प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लोगों को समझाया जाए। अब जो बीआईएस ने प्रिस्क्राइब करे हैं स्टैंडर्ड्स को डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग्स के लिए, इनको अवेलेबल कराया जाए पब्लिक डोमेन में फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि सबको पता चले क्या है क्या नहीं, है ना? यहाँ पे जो है इसको वेबसाइट पे भी पोस्ट करा जाए गवर्नमेंट एजेंसीज की, ताकि भाई कंप्लायंस वहाँ पे एजेंसीज के साथ में चीज़ें भाई पता चले, और लोग भी हैं वो देखें पढ़ें जाने क्या चीज़ है क्या नहीं है ना? ये नहीं कि पैसा लेके कर रहे हैं, आदमी कहता है अरे हटो, हमें नहीं जानना, इतने खुद के खर्चे हैं, नहीं, फ्री में बताएं लोगों को, जनता को चीज़ें समझाएं, और सारे मेजर्स जो हैं ये इंटीग्रल पार्ट बने लॉन्ग टर्म डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट का। ठीक है, अब हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हर साल हमारे सर पे एक मुसीबत आ जाए, नहीं। तो अगर हमें मुसीबत 10 साल बाद भी आनी है तो हमें अभी से प्रिपेयर करके रखना है ना? तो ऐसा चीज। अब देखो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो लॉज और रेगुलेशन का, जैसे मतलब जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, है ना, आपका परमिशंस को लेके, लाइसेंसेस को लेके, है ना, ये सब पब्लिक डोमेन में अपनी मर्जी से सो मोटो आ जाए, है ना, बाय ओन। यहाँ पे जो है पीरियोडिक इंस्पेक्शन हो, टाइम टू टाइम पे इंस्पेक्ट करा जाए, चीज़ों को देखा जाए, जाके उसके बारे में उसको जो है चेक करें कि जो हर जगह है, हर फैसिलिटीज़ है, जो स्टेक होल्डर्स कर रहा है, जैसे वो सही चीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? और अगर नहीं कर रहा है या कुछ ज़रूरत की है तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स को जो ज़रूरत देनी है उनको, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड भी करी जाएँ। क्लियर है? स्कीम आपका लॉज़ वग़ैरह को एनफोर्स करने को लेके ये एक लॉन्ग टर्म मिटिगेशन प्लान का पार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी नहीं होगी। ठीक है? तो रिकमेंडेशन इसलिए दी गई है क्योंकि वो प्रॉब्लम अभी पर्सिस्ट कर रही है, तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने रिकमेंडेशन दी है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईज़ी चीज़ें हैं। पब्लिक एजुकेशन कंसाइनेंस ऑफ वायलेशन को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? लोगों को, जनता को अगर सब कुछ पता है तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को अगर चीज़ें पता है, हमने उनको एजुकेट कर रखा है चीज़ों को लेके, तो हम उस चीज़ को आगे आने वाली दिक्कतों से हम बचाव कर सकते हैं, है ना? कि लोगों को पता है कि भैया लिफ्ट मत यूज़ करो जब आग लगे बिल्डिंग में, तो भाई क्या है, वो जीने से जाएँगे तो हम उतने लोगों को बचा सकते हैं, है ना? क्योंकि उनको पता है कि लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है ना? तो अब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए। देखो अब कैसे, कि हालाँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट मशीनरी की है, लोकल बॉडीज़ की है, कि भैया वार्निंग लोगों में पहुँचाओ। लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है ना? इसके लिए जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जैसे एनजीओज़ हैं, दूसरे लोग हैं, इनको इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान प्रॉपर दो, इनको पूरी तरह से ट्रेन करो, ताकि इनका रोल इनको पता हो। है ना? कि भई अगर मान लो कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी मुसीबत आती है कि क्या कहते हैं, कहीं पे बाढ़ आ गई, है ना? कोई आफ़त आ गई, फ्लड आ गई, तो आस-पास के जो एनजीओ हैं, जो काम करने वाले हैं, पहले ही लोगों को बता के रखें कि आपको इधर आ जाना है, या हमने आपके लिए ये यहाँ पे एक शेल्टर बनवा रखा है, आप यहाँ भागिए। जैसे कि अर्थक्वेक में हमको क्या समझाते हैं हम लोग, कि भैया बिल्डिंग से उतर के एक बड़े मैदान में आके खड़े हो जाओ। तो सबको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक लीडर्स को भी। हालाँकि ये बात तो है ही कि अर्थक्वेक आया, मुसीबत हुई, टूट गई रोडें, तो सरकार बनाएगी। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आस-पास की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी चीज़ें सब कुछ क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। तो अर्ली वार्निंग आप समझ रहे हैं, ये हर एक डिज़ास्टर के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि डिज़ास्टर आया तो हम फिर उससे हर बार कुछ ना कुछ गलती होती है, उससे सीखते हैं। तो वो हमें अपने इंक्लूड में, प्लान में कर लेना चाहिए इंक्लूड, कि भई देखो दोबारा आएगा तो हम और अच्छा इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई? कम्युनिटी रेज़िलियंस को बिल्ड करना है। तो देखो कम्युनिटी रेज़िलियंस क्या, कि भई देखो सीधी बात, साफ बात ये कि जो मुसीबत आती है उससे हम कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो देखो लोकेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। जिस हिसाब की लोकेशन, उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए कम्युनिटी को, है ना? हर एक पंचायत में बात एग्जीक्यूट पंचायत करे, कि गाँव वाला हो चाहे शहर वाला हो, सबको पता हो कि हम आपस में मिलके काम करेंगे तो जो मुसीबत आई है हम जल्दी उससे बाहर निकल के आ जाएँगे। क्लियर है? क्राइसिस मैनेजमेंट की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ना? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब आज की दिक्कत में क्या है, हम क्या करते हैं, हाँ, हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, है ना? एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस है हमारे खोपड़ी पे, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे हैं। ये है वाटर क्राइसिस, है ना? और हमारे घर में है, हमने देखा है गलियों में लोग धो रहे होते हैं अपने सड़कें, है ना? सड़क, ये घर है, यहाँ पे अपना
जो है वो अपने घर के आगे बढ़िया पाइप लेके चौकस धो रहे हैं सुबह-सुबह, है ना? क्या दिखा रहे हैं? हम बड़ी सफाई रख रहे हैं। वही ही थूकेंगे पान, थूकते हुए निकल रहे होंगे किसी गली से। लेकिन वहाँ बहुत सफाई दिखाएँगे और इतना पानी, इतना फ्रेश वाटर वेस्ट कर देंगे। तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में बाद में आएँगी। तो ये सब एजुकेशन का ही फ़र्क है ना? एक छोटा बच्चा जो पढ़ रहा होगा एक अच्छे स्कूल में या एक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहा होगा, कि उसको इतनी अक्ल होगी, सही से समझाया गया होगा, तो वो भी कहेगा कि पापा-मम्मी ये ऐसा मत करो, है ना? हमें दिक्कत हो सकती है आगे आने वाले समय में। ठीक है? तो मेन चीज़ क्या है, हमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है और इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। इस पर्पज़ के लिए एक कॉम्पोनेंट डिज़ास्टर अवेयरनेस का इसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफ़ेशनल में, वोकेशनल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो अभी नहीं है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया है, तो हमें दोनों बातें समझ में आ गई। फिर डिज़ास्टर अवेयरनेस, है ना? उसके बारे में जानकारी कैसे हो सकती है? जैसे ट्रेनिंग करा दो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो इलेक्टेड लीडर्स के। जो लीडर इलेक्ट होकर आ रहा है उसके उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए, क्योंकि वही होता है जो जनता से जो है वो सीधा जनता को रिफ़र करता है। तो उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिविल सर्वेंट्स को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सारे आईएएस, पीसीएस जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, है ना? आप लोग, है ना? और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही पब्लिक फ्रंट पे आते हैं, ठीक है? पुलिस पर्सनल, क्योंकि पुलिस इंटरैक्ट करती है, उसको भी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल जितने भी हो गए क्रिटिकल सेक्टर्स में, जैसे कि रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, तो इन सब के जितने भी पर्सनल हैं, इन सबको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर एनआईडीएम और एनडीएमए जो है यहाँ पे एक वाइटल रोल प्ले करेंगे, है ना? इनकी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि डिटेल से इन सारे सजेशन को इम्प्लीमेंट करा जाए डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो कि अभी अच्छे से नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये वाली बात। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल टूल की बात करें रिस्क रिडक्शन को लेके, तो गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। वो ध्यान दें यहाँ पे, ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल दें, मोटिवेट करने में सिटीज़न्स को, है ना? कि भैया अभी इंश्योरेंस कवर तुम ले लो। अभी क्या चल रहा है, कोविड-19 का इंश्योरेंस कवर 17 लाख रुपए का ₹500 में, है ना? तो ऐसा-ऐसा मिल रहा है ना? तो ये सारा इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पैसे की कमी ना आए। इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के थ्रू पैसे की कमी, अगर कोई दिक्कत होती है, तो फंडिंग प्रॉपर हो सके, ठीक है? तो एनडीएमए यहाँ पे एक मेजर फैसिलिटेटिंग रोल प्ले कर सकता है इस एरिया में भी। रिसर्च और यूज़ नॉलेज का बताएँ, तो देखो एनआईडीएम जो है, तो एनआईडीएम क्या है? एनआईडीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना? ये यहाँ पे क्या करे, ऐसी मेथोलॉजीज़ को डेवलप करे, ताकि इफेक्टिव डिसएमिनेशन हो नॉलेज का डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, है ना? डिजास्टर मैनेजमेंट की रिलेशन में जो नॉलेज है वो सब जगह पहुंच सके। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्लान है वो सब आपस में मिले। उसमें जो पुरानी नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है ना? जो कम्युनिटी के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो सब आपस में मिले। देखो, सीधी बात मैं बताऊं, जो पुराने ज़माने के गाँव खच्चड़ के लोग होते हैं ना, उनको बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि वो उस टाइम से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि भाई अगर सूखा पड़ा तो हम क्या कर सकते हैं। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है ना? उनको ये जो साइंटिफिक नॉलेज भले ना हो, लेकिन उनको प्रैक्टिकल, उन्होंने देखा है कि अर्थक्वेक आता है तो क्या-क्या माहौल बनने लग जाता है। अभी आप पहाड़ों पे जाओ, है ना? पहाड़ों पे जाओगे तो अगर आप कहोगे अरे यार भाई बर्फ नहीं गिरी है। मैं जैसे औली में गई थी, तो वहाँ पे मैंने उनसे बोला कि अरे दिसंबर हो गया है तो, और यहाँ पे बर्फ तो गिरी नहीं, आज 22 दिसंबर है। तो उन्होंने सीधा बोला कि क्या कहते हैं, नहीं नवंबर का टाइम था, सो सॉरी, नवंबर का टाइम था। तो मैंने कहा अरे नवंबर, यहाँ पे तो बड़ी बर्फ गिर जाती है। उसने ऊपर देखा, आसमान में बादल को देखा, कहता है आप मैम 2 दिन यहाँ पे और रुक जाओ, तीसरे दिन बर्फ गिरेगी। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम लोग इधर उधर थोड़ा घूम घाम के आ गए। वैली ऑफ फ्लावर्स वगैरह तो बंद था, घूम घाम के लेकिन आए। तो जैसे ही जो है वो 2 दिन और रुके और वहां पे बर्फ गिर गई। तो इन लोगों को कितनी नॉलेज है ना? अब इन्होंने वेदर फोरकास्टिंग तो करी नहीं है कि भाई मोबाइल पे देख लिया, नहीं, लेकिन इनको उसका, आपका एरिया का इतना नॉलेज है, आपको बादल के मूवमेंट का इतना नॉलेज है। तो ये सारी ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ करके हम चीज़ों को बना सकते हैं। एनआईडीएम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करे रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में, यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, है ना? एक तरफ तो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करे, और आपका फील्ड पे काम करते हैं, फील्ड फंक्शनरी होते हैं, उनके साथ में भी काम करे, ताकि एरियाज़, कौन-कौन से एरिया है जहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है, ठीक है? उन सारे एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करें, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इंश्योर कराने की, जो आईडीआरए नेटवर्क है ये टाइम-टाइम से रेगुलेट हो, है ना? रेगुलरली अपडेट हुआ करे। तो आईडीआरएन का मतलब होता है इंडियन डिज़ास्टर रिसोर्स नेटवर्क, ठीक है? तो ये नेटवर्क जो है ये हर बार जो है अपडेट करा जाए। उसके बाद इमरजेंसी प्लान की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए
सिंस जो इनिशियल रिस्पॉन्स होता है, जो स्टार्टिंग का रिस्पॉन्स होता है किसी भी क्राइसिस में, ये बहुत टाइम से होना चाहिए। देखिए गोल्डन आवर अगर हम कहते हैं किसी का एक्सीडेंट होता है तो गोल्डन आवर होता है ना, जो जितने टाइम तक 1 घंटा जब तक उसको हम बचा सकते हैं, है ना? तो सेम जो है यहाँ पे इनिशियल रिस्पॉन्स जो होता है कि कोई आफत आई तो जो स्टार्टिंग में हमने उसके लिए फटाफट काम करा, वो यहाँ पे टाइमली होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए। भाई मान लो कोई ऐसा आपदा आ गई जिसमें लोग फँस गए, लोग दब गए हैं, तो उन लोगों को जो दब गए हैं बेचारे, उनको हम फटाफट वहाँ से निकाल सकते हैं, है ना? तो वो जो इनिशियल रिस्पॉन्स है आपदा आने के बाद, क्राइसिस आने के बाद, उसे हमें टाइम से होना चाहिए, वो स्पीडी होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान यहाँ पे इस वजह से ही अप टू डेट हो, पुराना सुनाना ना हो, है ना? क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे आलतू फालतू टर्म ना लिखे हों जिसको समझ ना पाए लोग, बहुत ही ईजी टर्म में लिखा हो, ट्रिगर पॉइंट हो, है ना? तो ऐसा हो प्लान यहाँ पे हर साल वैलिडेट करा जाए अपने मॉक ड्रिल से, कि मतलब देखो कुछ एक हमने ऐसे करके देख लिया कि अगर मान लो ऐसी मुसीबत आती है तो कैसे होगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इस तरीके से करके भी देख लिया, ये बैकअप हो कि भाई कैसे हम एफर्ट्स लेके चलते हैं, है ना? जैसे हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं ना अलग अलग कंट्रीज के साथ में, तो क्योंकि भाई कोई आफत आती है तो हम जॉइंट एक्सरसाइज इसीलिए तो करके चलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हो कि हम यहाँ पे मॉक चीजें करें, ताकि कि अगर मान लीजिए एक मुसीबत सच में आ जाती है तो हम किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद क्राइसिस को हैंडल करना यहाँ पे एक पैरामीटर बन जाए कि परफॉर्मेंस जो है ऑफिसर की कैसे इवैल्यूएट वहाँ पे कर सकते हैं। भाई किसी ऑफिसर को हमने रोल दिया कि भाई किस तरह से वो कितने सही से वो उस क्राइसिस को मैनेज कर रहा है, ठीक है? तो अगर ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई करोगे प्लान में और दूसरे लेवल में, तो यहाँ पे हम चीज़ें बहुत अच्छी पा सकते हैं, और ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जगह पे भी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, जो कि अभी नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे रिकमेंड करा गया है। क्लियर है? कोऑर्डिनेटिंग रिलीफ की बात करते हैं, तो देखो आपस में मिल के कोई चीज़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिलीफ जल्दी पाओगे, है ना? तो अलग-अलग चीज़ों को, है ना, मिसमैच को, है ना, डिफरेंट थॉट्स को, डिफरेंट व्यूज़ को, है ना, अवॉइड करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई के डिमांड को तुरंत इमीडिएटली एड्रेस करें, और हर एक जगह पे जो है वो कम्युनिकेट करें सारे कंसर्न्ड लोगों को जिनको यहाँ पे ज़रूरत है। कैसे कर सकते हो आप इस डिमांड को? मीडिया के थ्रू, ताकि रिलीफ की जो प्रोविज़न है उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करा जाए। अब सपोज़ करो कहीं पे कुछ ऐसा हो गया है कि वहाँ पे खाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत जनता फँस गई है, वहाँ पे खाना चाहिए। तो मीडिया के थ्रू आप पूरे देश में बात फैलाओ, या उस एक पर्टिकुलर स्टेट में फैलाओ कि आप यहाँ पे जितने लोग चाहते हैं वॉलंटरीली खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो खाना प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदारी सरकार की हो जाएगी, लेकिन हम और जगह से उस डिमांड को फुलफ़िल कर तो सकते हैं, ठीक है? फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटाइज़्ड लिविंग कंडीशन, इसको प्रायोरिटी दी जाए, है ना? कि भई साफ पानी और एक साफ जगह पे रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए। गंदगी में लोग मरते ही हैं और हमारी कंट्री बैकवर्ड ही जाती है। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये इंश्योर कराई जाए। सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोक्योरमेंट है आपका रिलीफ मटेरियल को लेके, इसे ट्रांसपेरेंट मैनर में किया जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल झोल-झाल इस चीज़ में ना हो। बहुत ही साफ तरीके से हो चीज़ें, कि हमने रिलीफ जो मटेरियल है उसको प्रॉपर उसका अरेंजमेंट कहीं पे करके रखा है। ये नहीं कि वेग चीज़ें हैं कि बस अरे हम तो कर देंगे, करवा देंगे, आप परेशान मत होइए। और जब मेन दिक्कत आई, तो यहाँ पे हम मुँह बा के बैठ गए कि अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमने पैसा खा लिया था। क्लियर है? तो ऐसा नहीं करने का है, और ट्रॉमा केयर और काउंसलिंग जो है इसे इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए, कि भैया जिन लोगों को दिक्कत हुई है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है ना? तो उनकी केयर कैसे आप जो है कर सकते हो, तो ये सारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो। उसके बाद सिविल डिफेंस की बात करते हैं। तो देखिए सिविल डिफेंस एक्ट जो है इनको इसको अमेंड करना बहुत ज़रूरी है ना? ताकि हर तरह के डिज़ास्टर इसमें कवर हों। तो अभी क्या हमें लगता है कि इसमें हर तरह के डिज़ास्टर कवर नहीं होंगे, इसलिए ये बात यहाँ रिकमेंड करी गई है ना? तो ये हम चैलेंजेस भी लेके चल रहे हैं साथ ही साथ में, ठीक है? बजटरी एलोकेशन प्रोवाइड करी जाए, जो कि आपका सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस जो फॉर सिविल डिफेंस, है ना? जो बजटरी एलोकेशन है इसको इंक्रीज़ करा जाए। तो इससे हमें चैलेंज का क्या पता चलता है कि इस समय इतनी ज़्यादा वहाँ पे बजटरी एलोकेशन नहीं है जितनी हमें ज़रूरत है। तो या वो हम जानते ही हैं देश में हमारे इतना पैसा इसमें नहीं लगाया जाता। तो इसको इंक्रीज़ करा जाए, ये बात इन्होंने रिकमेंड करी थी। सिविल डिफेंस सेटअप करे थे, हर एक लेवल पे करे जाएँ, ताकि जो है वो और उनको परमिट करा जाए कि यहाँ पे डोनेशन ये ले सकें। तो जनता जनार्दन इनको पैसा देगी, तो इनके पास भी पैसा बढ़ेगा, कहाँ तक कि ये सरकार से लेते रहेंगे। है ना? तो ये यहाँ पे ये रिकमेंडेशन दी। अब आप इसको पढ़ के ये बात समझ रहे होंगे कि इस वजह से सेकंड एआरसी इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा काम की हैं। ख़ास तौर से अब आप देख रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की, ठीक है? अब पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज़ के रेफरेंस में अगर मैं बताऊँ, तो एक जो होमगार्ड है ना? इनको यहाँ पे दिया जाए पैरा मेडिकल ट्रेनिंग, इनको पैरा मेडिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, ठीक है? एक सेक्शन को होमगार्ड के। फायर सर्विसेज़ बहुत
सही हों, एप्रोप्रिएट हों, है ना? और एप्रोप्रिएटली भी रीनेम एज़ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस, है ना? इसको क्या करें कि हम फायर और रेस्क्यू सर्विस का नाम दें, है ना? ताकि कई सारी क्राइसिस से निकाल सकें लोगों को। अब कहीं पे बिल्डिंग में लग गई आग, तो आग लग गई तो हमने कहा फायर ब्रिगेड को बुला लो, तो फायर आके फायर मतलब समझ रहे हो, फायर और रेस्क्यू से नाम क्या होगा, लोगों पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, समझो। यहाँ पे फायर ब्रिगेड आया, उसने उससे हमें क्या लग रहा है कि बिल्डिंग की आग बुझा देगा, ठीक है? लेकिन जो अंदर लोग फँस गए हैं, अगर हम ये नाम उसको देंगे, बहुत फ़र्क है। फायर और रेस्क्यू सर्विसेज़, तो रेस्क्यू से क्या है कि भई बिल्डिंग के जो लोग हैं उनको भी बेचारे निकाल लेंगे ये लोग बाहर, है ना? तो इन लोगों में भी डर थोड़ा कम होगा। है ना? तो ये बात कही, सिर्फ़ पर्सन जो कि क्राइसिस या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, इनको आप टॉप मैनेजमेंट ऑफ द फायर या रेस्क्यू सर्विसेज़ में रखिए। ये नहीं कि कोई भी आलतू-फालतू इंसान को ऊपर हेड दे दिया, अब उसको पता ही नहीं है, कहीं पे आग लग गई तो उसको पता ही नहीं है, ओहो! क्या करना है ना? तो एनडीएमए यहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि एक ऐसा मॉडल प्रोविज़न दी जाए इन सारे सर्विसेज़ को लेके, ताकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह में इसका इंक्लूज़न हो। क्लियर है? अब व्हाइल ये काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे हर एक नोडल मिनिस्ट्री के लिए कि इस क्राइसिस को जो है हैंडलिंग क्राइसिस एज एन ईओसी, ये क्लियरली डिजायरेबल है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंटीग्रेटेड नेशनल इमरजेंसी जो है ऑपरेशन सेंटर लाएं हर तरह की क्राइसिस के लिए, है ना? समझ रहे हैं? एक नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हो जो हर तरह की क्राइसिस से यहाँ पे डील करे। सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव डिप्लॉय करें इन द इस सेंटर में, है ना? ये यहाँ पे क्या हो, ये हर एक ईओसी से मिले और कंट्रोल रूम से यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट भी हो। तो ईओसी क्या होता है? ईओसी होता है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है? तो ये सब आपस में मिलके सारे जो है ऐसा नेटवर्क बनाएँ कि ये सारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स से और कंट्रोल रूम से मिल-जुल के काम हो जाए। उसके बाद आप इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ को ऑर्गेनाइज कराइए, मतलब एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो, ताकि मेडिकल इमरजेंसी जितनी भी ज़रूरत है ना? वो टाइम से अपनी जगह पे काम उसका हो जाए। इस सिस्टम का जो एक्सेस है ना? ये दिया जाए कि एक कैसे प्रोवाइड करा जाए, शुड बी फैसिलिटेटेड बाय हैविंग एन आइडेंटिकल टेलीफ़ोन नंबर थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है? एक जैसे टेलीफ़ोन नंबर पूरे ही कंट्री में हो, जो यहाँ पे क्या कहते हैं, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ जहाँ पे प्रोवाइड हो सके मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए। और ये अरेंजमेंट जो है इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल का भी इसमें हो, है ना? और आपका रोल हो कई सारे प्लेयर्स का, है ना? अपने लॉज़ के माध्यम से। तो देखो भाई, मामला क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे किसी को कोई दिक्कत हुई, इमरजेंसी नंबर बताया, सरकारी गाड़ी आ जाती है, उसको ले जाती, ठीक है? अब किसी-किसी को नहीं भरोसा होता कि भई वो सरकार में वहाँ क्या होगा, सरकारी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो जाती है कि इतनी फैसिलिटी नहीं मिल जाती, बंदा मर जाता है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर का भी रोल हो, है ना? कहीं न कहीं हम अपने हिसाब से चूज़ भी कर सकें कौन-सा हॉस्पिटल हमको जो है वो चाहिए, है ना? तो ऐसा-वैसा है। तो ऐसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो 2014 की बात है ना? मैं रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन बता दूँ आपको कि भई मेरी मदर को अचानक से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था। तो अब शी वाज़ अनकॉन्शियस, एंड फिर मेरे को तो इतना आइडिया था नहीं, तो भाई कॉल वॉल करा, उस समय एम्बुलेंस आई। अब एम्बुलेंस आई तो यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये उसने कहा कि भाई हम यहाँ लेके जाएंगे, बट मेरे को बहुत डर था क्योंकि उसके ही 1-2 महीने पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अक्सर हो जाता है, बेड वेड की कमी होती है या इतना ध्यान नहीं होता, तक के लिए सोर्स नहीं होता, ये एक बहुत ही ज़्यादा कड़वा सत्य है, ठीक है? तो मेरी एक फ्रेंड की डेथ हो चुकी थी, तो मुझे बहुत डर था, तो भाई ऑब्वियसली मदर का मामला था, तो मैंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि अब मैं आपको भई नहीं ले जाने दूँगी। फिर मैंने ख़ैर किसी तरह से, उस वक़्त आई वाज़ नॉट दैट मैच्योर ऑल्सो, तो मैंने भई कार-वार अरेंज करी और फिर उसके बाद एक पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने इनको एडमिट कराया। तो उस समय अगर हम शायद फटाफट ये इसी नंबर से ही आ जाता, तो शायद हम उस समय डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा सकते थे। तो इनकी ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है कि प्राइवेट प्लेयर्स का रोल इसमें हो, है ना? तो हर तरह से भई, यहाँ मान लो सरकारी में बेड नहीं खाली है, डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, तो हम आस-पास वाले किसी प्राइवेट में जाके उसको बचा सकें, अपने पेशेंट को, ठीक है? तो ऐसी बात यहाँ कही गई। फिर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की बात करें तो डैमेज असेसमेंट जो है ना, जो भी डैमेज हुआ है उसका जो असेसमेंट है, ये कई सारे टीम जो है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के द्वारा कैरी आउट करा जाए। बहुत ही सफाई से हो, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हों, ट्रांसपेरेंट हों, और
सब पार्टिसिपेट करें, है ना? किस हिसाब से काम करें और उस हिसाब से ये लोग काम करें, ये जो टीम्स हैं, वो एनडीएमए की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करें। एफर्ट जो कि एनजीओज़ के हैं, दूसरे ग्रुप्स के हैं, इनको एक साथ लाया जाए, है ना? जिसमें गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हों, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, है ना? तो इसका चैलेंज क्या लगता है कि जो एफर्ट अभी भी एनजीओज़ और दूसरे ग्रुप के हैं, ये कोऑर्डिनेटेड अच्छे से नहीं हैं, है ना? गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, इसलिए ये रिकमेंडेशन इन्होंने यहाँ पे दी थी, ठीक है? प्रॉपर जो है मिल-जुल के मॉनिटरिंग हो और फटाफट फाइनेंशियल ऑडिट ऑडिट जो है वो टाइम से हो जाए, ताकि जो पैसा है, जो मिसयूज़ है फंड्स का, वो ना हो सके कि भैया 10 करोड़ रुपए रिलीज़ हुआ, लगा वहाँ 3 करोड़ रुपए और अरे खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, बताया नहीं और सारा पैसा हज़म कर गए। तो दोबारा कोई क्राइसिस आएगी तो उसके लिए पैसा तो होगा ही नहीं, है ना? तो ये चीज़ है, यहाँ पे फटाफट ऑडिटिंग हो जाए। जो सारे ही नए-नए सिविल कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको यहाँ पे डिज़ास्टर रेज़िलिएंट बनाया जाए, है ना? प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, है ना? जनता के लिए, पब्लिक के लिए या जहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वो ऐसा हो कि वो गाइडलाइंस के हिसाब से हो कि आगे वो फटाफट ऐसा नहीं है कि पुल बनाया और लो भैया 2 साल में पुल गया गिर, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि भैया एक अर्थक्वेक आया, पुल नीचे, है ना? ऐसा ना हो, चीज़ें इसमें इतनी प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी की लगी हों ताकि आगे आने वाले डिज़ास्टर्स से जितना हो सके उतना ही अपने आप को बचा सके। मैकेनिज़्म जो है, प्रॉब्लम को, दुःख दर्द को दूर करने वाला, ये एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो चैलेंज क्या है, आप समझ रहे होंगे कि अभी ये ऐसा कोई मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं है बहुत ही लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसको काफ़ी ज़रूरत है यहाँ करने की। फिर रिविज़िटिंग द फाइनेंशियल प्रोसीजर, तो देखो एनडीएमए यहाँ पे रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो एक क्राइटेरिया दे असिस्टेंस का और कंडीशन का कि conditions of release from two new funds as well as manner of replacement of these fund from different sources। ठीक है, तो मतलब किस तरह से इसमें हम पैसा डाल सकते हैं, किस तरह से इसमें से पैसा रिलीज होगा, ये सारी बातें एनडीएमए रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अकाउंट्स जो भी अवेलेबल होंगे वेबसाइट पे स्टेट लेवल की नोडल एजेंसी की, है ना, वो टाइम टू टाइम पे वहाँ पे हर एक इंटरवल पे अप्रूव वहाँ पे जो है अवेलेबल कराए जाएं। जो जो कैलकुलेशन होगा असिस्टेंस का इस फ्रंट से, ये अप्रोप्रिएट वेबसाइट पे अवेलेबल हो ताकि जनता को भी पता हो कहाँ क्या चीज़ अवेलेबल कराई गई है, कितना फंड कहाँ लगा है, किस तरह से लगा है, कहाँ से पैसा आया, इस बारे में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है हमारा एक सेकेंड, जेंडर इश्यूज एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ वीकर सेक्शन। तो देखो यहाँ पे हम क्या चीज़ें हैं कि कुछ जेंडर इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है जो गरीब लोग होते हैं उनकी। तो देखो, जो बचाना है, जो रेस्क्यू करना है या रिलीफ देना है, ये फोकस किस पे डाले भाई। अगर कोई मुसीबत आती है तो जो हमें जो बचाना हो सबसे पहले, भाई बचाना तो देखो जनता को पूरी ही है ना, ऐसा नहीं है ना, ये भाई सबको छोड़ देना है, बचाना सबको है, लेकिन जो रेस्क्यू है, निकालना है, जिनको अपने आप में जो समर्थ नहीं है उनको सबसे पहले जो है हमें बचाना होगा, है ना। तो रेस्क्यू और जो रिलीफ ऑपरेशन है उनका जो फोकस हो वो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स पे हो, जैसे जैसे कि औरतें, है ना, बच्चे, है ना, या बुढ़े, है ना, या फिजिकली चैलेंज। तो ये लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि भाई बच्चे हैं वो अपने आप तो भाई चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे, बुढ़े बेचारे अपने आप कर लिए, फिजिकली डैमेज अपने शरीर से बेचारे मात खाते हैं। तो ये सारे फिजिकली चैलेंज लोग जो होते हैं, है ना, तो भाई ये सारे लोग जो हैं, औरतें हैं, तो इन सबको सबसे पहले आप हमें रेस्क्यू करना है। और रिकवरी फेज में जब चीज़ें रिकवर हो रही हों तो एफर्ट्स ये डाली जाएँ कि जो औरतें हैं, जो वुमेन हैं, इकोनॉमिकली जो इंडिपेंडेंट हैं, है ना, उनको सॉरी जो औरतें हैं उनको हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएँ। कैसे इंडिपेंडेंट बनाएँ? उनको पैसा उनके पास सफिशिएंट आए। कैसे आए? कि उनको हम अपॉर्च्युनिटीज़ दें कि भई वो पैसा वगैरह अर्न कर सकें, इनकम अर्न कर सकें, ट्रेनिंग दें, नए-नए स्किल्स की ट्रेनिंग दें, है ना? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि आजकल बहुत चल गए हैं, है ना? उसको फॉर्म करने में मदद करें और माइक्रो फाइनेंस वगैरह दें, मतलब कुछ पैसा छोटा दें, जिससे वो अपना आगे कुछ बिज़नेस कर सकें, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ वगैरह इनको प्रोवाइड करें। तो जब देखो यहाँ पे मामला ये नहीं होता है, यहाँ पे मामला ये होता है कि अगर 50% पॉपुलेशन आदमी है, 50% पॉपुलेशन औरत है, ठीक है? तो आदमी ही आदमी अगर काम करा लोगे, तो जीडीपी में भी तो तुम्हारा जो है वो 50% ही जाएगा, हाँ? अगर आप औरत का जो है वो साथ लोगे और उस कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगी, अगर इसमें से हम कहते हैं 35% औरतों ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया हमारी इकोनॉमी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि 85% टोटल मिला के हो गई, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि लेडीज़ को काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस दी जाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए इकोनॉमिकली। जो टाइटल है न्यू एसेट्स का, है ना, इसको क्रिएट करा जाए। ये जो है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे हो,
है ना, जो न्यू एसेट्स हों वो हस्बैंड वाइफ दोनों नाम पे हो, ट्रॉमा काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड करी जाए, और मतलब और विडोज़ को, जो विधवा औरतें होती हैं, और औरतों को, और दूसरे पर्सन्स को जो कि डिस्ट्रेस में हैं, है ना? ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान का पार्ट होना चाहिए। देखो पार्ट क्यों होना चाहिए, समझो बात को। अब किसी ने अपने सामने कोई बिल्डिंग जलते भयानक देखी है, ठीक है? उसमें उसका कोई जानने वाला मर गया। एक सपोज़ करो बात, क्या उसका जानने वाला नहीं मरा, लेकिन उसने कुछ लोगों को ऐसा मरते देख लिया कि वो बहुत डर गया है, या नहीं भी कोई मरा, बिल्डिंग गिरते देख ली, अर्थक्वेक आते देख लिया, लैंडस्लाइड होते देख ली, तो उसके दिमाग में ट्रॉमा हो गया, डर हो गया भयानक। तो उसको बाहर उससे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वो लाइफ टाइम हो गया, वो पागल हो जाएगा। वो ना देश का रहेगा, ना वो खुद का रहेगा। तो ये एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग इतने अच्छे से हो कि लोगों को उससे बाहर निकाला जाए, है ना? विडोज़ हैं भई, जिनके हस्बैंड्स मर जाते हैं, भई उनको भी काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, मज़बूती से ज़िंदगी जीनी होती है। या वुमेन जो काफ़ी डिस्ट्रेस में है ना? तो ये सारे लोगों को, जो पर्सन, कोई भी पर्सन जो काफ़ी दिक्कत में है, उसको यहाँ से बाहर निकालें, और इस प्लान को डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान का पार्ट भी बनाया, अरेंजमेंट वगैरह ये भी करे जाएँ कि सॉरी, अरेंजमेंट वगैरह करे जाएँ कि जो आपके ऑर्फन्ड बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, है ना? उनके ऊपर अरेंजमेंट, उनके लॉन्ग टर्म बेसिस पे अरेंजमेंट करे जाएँ, एनजीओज़ वगैरह को एनकरेज करा जाए कि वो एक मेजर रोल प्ले करें उनको उनके रिहैबिलिटेशन में, ठीक है? तो यहाँ से ही काम करें। अब एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रॉट मैनेजमेंट है ना, एनआईडीएम, है ना? ये सेटअप करा जाए, जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी हो, कई सारे लोगों से यहाँ पे वो बात करके चले, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करे, हर एक जगह पे अलग-अलग सेक्शंस में, एक हर एक सेक्टर में रिसर्च करे, कई सारे एस्पेक्ट पे, जैसे कि सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है ना? तो इसमें किस तरीके से आता है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, तो हर एक सेक्टर में वो जो है यहाँ पे लेके चले, है ना? एक रिसोर्स सेंटर बन जाए यहाँ पर ड्रॉट को लेके, है ना? सूखा पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है, पूरे देश में आती है, तो उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, क्या एफर्ट होंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरत है कि इंश्योर करें कि जो ज़रूरी है, एजेंडा है इस इंस्टीट्यूट का, है ना? ये जो है डुप्लिकेट ना हो, जो एफर्ट्स आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हैं, एनआईडीएम के साथ में यहाँ पे ये ड्रॉट मैनेजमेंट वाले के जो एजेंडा हो, वो आपस में कोलैब, मतलब कोलैब क्या कह सकते हो, डुप्लिकेट ना हो जाए, है ना? वो अपनी अलग चीज़ें बनाए, ये अपनी अलग चीज़ें बनाएँ, ठीक है? तो लाइवलीहुड मैनेजमेंट, जो भी एक्सट्रीमली ड्रॉट प्रोन एरिया होते हैं, जहाँ पे सूखा पड़ने का बहुत बड़ा जो है वो क्या कहते हैं, चांसेस होते हैं। अगर हम उन जगह की बात करें, तो लाइवलीहुड वहाँ पे आपको कैसे मैनेज मैनेज करोगे, है ना? मतलब देखो ड्रॉट का बेसिकली क्या है कि अम, ज जहाँ पे भई यही है कि लो रेनफॉल होता है ना? इसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है पानी की, है ना? तो ऐसा वाला मामला। तो यहाँ पे कैसे जो है लाइवलीहुड मैनेजमेंट करोगे, तो स्ट्रैटेजी जो लोगों की है, ज जो लोगों की है, वो लाइवलीहुड वहाँ पे जीने की, वहाँ जो जी रहे हैं, है ना? उस इकोसिस्टम में जी रहे हैं, वो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। अब जैसे कि हमें क्या है, हम राजस्थान से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। जिस तरह से वो अपना पानी बचा के चलते हैं, वो अगर हम देश में लागू करें उन चीज़ों को, तो पानी हमारा बहुत तरह से बच सकता है ना? तो अब इसी तरीके से देखिए, कॉन्क्रीट स्टेप ले जाने चाहिए इस डायरेक्शन में, जैसे कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो इमीडिएटली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, जो यहाँ पे क्या करे, ये टीम क्या करे कि ये स्पेसिफिकली पहले आइडेंटिफाई करें, निकाले उन सारे गाँव को जहाँ पे सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को अनसस्टेनेबल बनाती है ना? कि वहाँ का सॉइल अच्छा नहीं है, या वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से क्या होता है कि जो वहाँ का एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है? और ऑल्टरनेटिव मीन्स दी जाए लाइवलीहुड को, जैसे कि कंसल्टेशन करें कम्युनिटी के साथ में, ऐसे एरिया की, कि भाई देखो, अभी तुम क्या करते हो, अभी तुम जो है जो पानी वानी पी रहे हो, और जो भाई दसियों बाल्टी खर्चा करते हो, तो इसकी जगह एक काम करो कि भाई ये छोटा सा, भाई आप वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, आप इस तरीके का ऊपर बना लो, या फिर जो आप अपने लाइवलीहुड में बहुत सारी चीज़ें गाँव में चेंज हो सकती हैं, आप वो सारे एफर्ट्स करो, ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल के आ सको। कि आप भी देखो, हम थोड़ा सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा करते हैं, ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करो, ताकि पानी कम भी यूज़ हो, और आपकी जो है वो एग्रीकल्चर भी बना रहे, है तो ऐसी बात है। उसके बाद कोडिफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो रिलीफ मैनुअल को फिर से लिखें, है ना? और आपका जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, इस हिसाब से इसमें आपके इनपुट डालें, जो एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं, हम अभी डिस्कस इसको करेंगे, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, और उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है, और उस हिसाब से एक बार, मतलब वंस इन फ्यू ईयर्स में एक बार भाई इसको अपडेट प्रॉपर करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे कंपाइल कर सकती है, एक साथ कर सकती है, टाइम टू टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स को, है ना? उसमें डिटेल वो सारी
इंक्वायरी डाल सकती है जो कि उसको अवेलेबल है साइंटिफिक और टेक्निकल फैसिलिटीज़ जो उसने भाई देखी हैं, उसने कैसा प्रोग्रेस हुआ है ना, ड्रॉट का क्या है, क्या मामला मामला है, ठीक है? और जो भी आपका साइंटिफिक और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो क्या इंटरफेस हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, है ना, उनकी एजेंसीज को लेके, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपना डेटा एक जगह पे वो कंपाइल कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करें तो डिप्लॉयमेंट हो रिमोट सेंसिंग का, है ना, ये प्राइमरी टूल हो ताकि भाई रिमोट सेंसिंग वहाँ पे हर जगह पे अवेलेबल कराई जाए ताकि हम डायग्नोस कर सकें कि कितना ड्रॉट है ना, कितना सूखा पड़ा है और कितना कितने टाइम में है, क्या कोर्स है उसका, है ना, और हम उसको जो है पहले से ही पता लग सके, फोरकास्ट कर सकें कि क्या हमारा गोल है जिसे हमें करना चाहिए ताकि हम यहाँ पे स्पीडी और सिस्टमेटिकली इस सिचुएशन से बाहर आ सकें, ठीक है? इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसमें एक प्रॉपर आप कह सकते हो रिमोट सेंसिंग टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, रूटीन फ्रेमवर्क होगा ड्रॉट मैनेजमेंट को लेके, है ना, और आप क्या कह सकते हो कि बेस्ट अचीव कैसे हो सकता है अगर हम एनआरएसए सेल को जो है वो अगर हम इस्टेब्लिश कर दें ऐसे ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट में, एक्टिविटीज़ जो होंगी एनआरएसए सेल्स की डिस्ट्रिक्ट में, इसमें आपका होगा कि दूसरे डिजास्टर को भी यहाँ पे ये मॉनिटर करेगा ड्रॉट के साथ साथ। तो भाई एनआरएसए क्या होता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, है ना। और रिमोट सेंसिंग क्या होती है अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, टेक्निक होती है, स्कैन करते हैं इसको अर्थ को, है ना, सैटेलाइट से करते हैं, हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम जान सकें। तो हमने रिमोट एंड सेंसिंग के बारे में बात कर ली, बहुत सारे लोगों को में भी नहीं पता हो रिमोट सेंसिंग क्या होती है। अब देखिए, रिवर्स को पेरिनियल बनाना है, कैसे बनाना है? देखिए, पेरिनियल नॉन पेरिनियल रिवर्स जानते हैं क्या होते हैं? पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है जिनमें पानी साल भर रहता है, जैसे कि आपकी हिमालयन रिवर्स। नॉन पेरिनियल रिवर जैसे कि मोस्टली साउथ वाली रिवर्स होती हैं जिसमें सिर्फ पानी बारिश में आता है, जब पानी आता है तब रहता है, बाकी सारा टाइम वो सूख जाती हैं, ठीक है? तो पेरिनियल रिवर समझ गए हम। तो जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, एक ही मिनिस्ट्री है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इमीडिएटली कैरी आउट करे एक रिवर स्पेसिफिक फिजिबिलिटी स्टडी, है ना, कि मतलब रिवर को लेके वो स्टडी हो ताकि इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशन जो है सीजनल रिवर पेरिनियल बनाने की, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। हम ऐसी सीजनल रिवर जो होती हैं कि बारिश के टाइम पे उसमें पानी आ गया उसके चला गया, तो हम इसको ऐसा क्या कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं जो इसमें साल भर पानी रहे, ठीक है? क्योंकि जो बारिश के टाइम पे आता है वो इतना आ जाता है, इतना आ जाता है कि बाढ़ ही ले आता है ना, तो फालतू का बह गया इधर उधर। तो हम कैसे इसको स्टोर करें कि साल भर वो वही पानी ना बहे ना, और उसी में ही जो है वो अवेलेबल हो जाए। अब देखिए, जो नेशनल रेन फेड एरियाज अथॉरिटी है, इसमें कॉन्स्टिट्यूट करा जाए, इसे इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट करा जाए, है ना। तो देखिए समझिए, ये मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अथॉरिटी ये डील करे सारे ही इश्यूज से जो कि ड्रॉट मैनेजमेंट को होते हैं, है ना, जितने हमने अभी तक मेंशन करे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एपिडेमिक्स का। तो सबसे पहले ये तो जानते हैं कि एपिडेमिक क्या होता है ना। एपिडेमिक के तौर पे तो ये कोरोना भी निकला था, बाद में पेंडेमिक बन गया, महामारी हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए। तो एपिडेमिक क्या होता है, एक वाइड स्प्रेड, एक बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई इन्फेक्शन डिजीज जो है किसी कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर टाइम में अफेक्ट कर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं, है ना। तो इफेक्टिवली अगर हमें प्रिवेंट करना है किसी भी इस एपिडेमिक का स्प्रेड या उसका जो फैले ना पूरी दुनिया में, तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि हमें जो लेजिस्लेशन का मॉडल है पब्लिक हेल्थ को लेके, उसे हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, फाइनलाइज करना है अर्ली डेट में, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है वो सिस्टमैटिकली परस्यू करे अपना इनैक्टमेंट, ठीक है। और ये कौन करे, स्टेट्स वगैरह इसको जो है वो प्रॉपर जो है इनैक्ट करे, और इसमें अडेप्टेशन हो, जो भी लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी ज़रूरत पड़ती है वो स्टेट यहाँ पे उस हिसाब को उन चीज़ों को यहाँ पे अडेप्ट करे और उस हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली जो वेलफेयर है, ये यहाँ पे ये बात इंश्योर करे कि जो प्लान्स हैं, सॉरी, जो प्लान है, जो रिक्वायर्ड प्लान है जो कि आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में है, ये ड्रॉ अब इस तरह से हो एपिडेमिक को लेके, और साथ ही साथ जो रोल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करा जाए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बिल में, है ना। और जो आपका स्ट्रक्चर जो कि क्रिएट करा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर, इसे इसे यूज करा जाए मैनेज करने के लिए एपिडेमिक्स को भी, ठीक है। एपिडेमिक्स को इसका मतलब
मतलब कि अभी नहीं यूज़ करा जा रहा है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि एपिडेमिक्स के यूज़ के लिए भी इसको यूज़ करा जाए। उसके बाद जो यूनियन लेजिस्लेशन गवर्निंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ है, इसको यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करें, ताकि क्या हो, यहाँ पे फाइनल जो हमें फीडबैक मिल रहा है स्टेट से, वो हमें प्रॉपर अर्ली डेट में ही मिल जाए, उसे हम कंसिडर करें और उस हिसाब से हम क्या करें, उसका जो हमारे जितने मेजर्स हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज की। तो देखो, जो सारी क्राइसिस होते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं, उनमें आपका प्लान ये भी हो कि हम कैसे पॉसिबल डिसरप्शन जो है, जो रोक लगाते हैं एसेंशियल सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह में जाने में, अगर डिजास्टर के टाइम पे, उसे हम कैसे कम से कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, है ना? कि भैया यहाँ पे कहीं पे क्या हुआ है कि बहुत आफत आ गई है, जैसे अब हमें वहाँ पे खाना-पीना तो लोगों को पहुँचाना ही है ना, तो खाना-पीना कैसे पहुँचाएँगे? क्या चीज़ें हैं? क्या कोई ऐसा तो नहीं है जहाँ पे हमें ब्लॉकेज मिल जाएगा अगर हम ऐसे टाइम पे खाना पहुँचाएँगे तो? तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे जो है, ऐसा प्लान होना चाहिए हमारे पास में कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है, तो हमें अपनी जो वहाँ के लोगों को एसेंशियल सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, या लोगों को करनी है, या हमें खुद भी जाना है वहाँ कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो वो फटाफट से हम प्रोवाइड कर सकें। सारी ही जो एजेंसी, ऑर्गेनाइज़ेशन जो कि इस एसेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करने में जो काम अपना कर रहे हैं, इनका खुद का इंटरनल क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, जो कि इन इमरजेंसी से डील कर सके। ये नहीं कि भैया जाओ एक पैकेट खाना दे आओ तो मुँह उठा के चल दिए लड़खड़ाते हुए। नहीं, हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए उन सारी एजेंसीज़ को जो वहाँ पे जा रही हैं, जो हेल्प करने के लिए, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है? जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेट कर रही हैं, है ना? उस इन सेक्टर्स पे इनको फ्रेमवर्क की बहुत ज़रूरत है। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर की ज़रूरत है, और क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान की भी बहुत ज़रूरत है। तो आप ऐसे समझ रहे होंगे चैलेंज क्या है, कि अभी इनके पास कुछ ऐसा प्रॉपर नहीं है, तभी ये यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी गई हैं। तो मैंने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से आपकी पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट को कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्यूल का काम करता है। और आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होते हैं। ये जितना आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उस हिसाब से ही फिर मुझे लगता है कि हाँ, आई शुड डू एंड इन एवरी फील्ड आई शुड डू द बेस्ट। ठीक है? तो अब आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में, इससे ईज़ी आपको मिलेगा नहीं। और मतलब मेरे हिसाब से मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही करा है। सब्सक्राइब करिएगा अपने खुद का चैनल समझ के, सब सिर्फ आईएएस। बाकी आपको फेसबुक पे वीडियो मिल जाएगी, अलग से प्लेलिस्ट हैं दोनों जगह पे। और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, और सब कुछ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे लिंक्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।